मैं शादी के बाद एक बेहतरीन वाइफ होंगी। मुझे सहरा शदीद बुरा लगता था। छींके लगी हुई है सहरा पहने हुए स्टेज से उतर रही। निकाह का टाइम है, चले भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काजी के वो तो आप लाए होंगे। बस चाय शाय पी, मैंने अपने वो जॉगर्स पहने, बोटिंग लॉन्ज में बैठी हूँ। मैं कहा यार मेरी शादी हो गई। गाड़ी हमारी घर पे पार्क हुई है तो शदीद फायरिंग स्टार्ट कर दी सारे घर वालों ने। हर फायरिंग पे दुल्हन आ रही है और हर उसमें दुल्हन उचक रही है। अच्छा, ये शाहरुख खान की मूवी नहीं है, मैं सिमरन नहीं हूँ। कल्चरल डिफरेंसेस बहुत शदीद थे दोनों फैमिलीज के। वलीमे में ही जो है वो 600 अफराद आपके आ जाए अचानक से और इतने कम लोगों को बुलाया। बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है सीन, तो जस्ट गेट इट, बड़ा सिंपल सा करते हैं। शादी में बहुत बरकत है, बहुत खर्चा आपका लेस है। मैं 50 ड्रेसेस लेकर गई थी। वो सब हैरान होते थे कि मतलब भाई क्या कितने कपड़े लेकर आ गई है। पीर मुरीदी में 600 लोगों की कपड़ी पहन के आई बहू। मेरी अम्मा लेकर आई मेरे लिए एक रेड कलर का जोड़ा। ससुराल को भी एडजस्ट करना चाहिए कि बिल्कुल ही कोई लड़की को आप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि यूं से यूं हो जाओ। जैसे वो आपके घर आते हैं आपको होता है बेटा ये सारा कुछ हटाओ, ये कपड़े पहनो, ये पहनो, यूं करो, खाना बनाओ जाके। पहला साल ऑल अबाउट बॉन्डिंग विद ईच अदर। तुम्हारी शादी हो रही है लेकिन तुम ये मत समझना कि ये कोई सास बहू का ड्रामा चल रहा है। तुम्हारा शौहर तुम्हें मारता है? मैंने कहा नहीं। क्या तुम्हें खर्चा पानी नहीं देता? नहीं। क्या बुरा आदमी है? मैंने कहा ये तो चुप रहो, जो लड़ाई झगड़े हैं वही करो, जो लड़ना मरना है वही करो। साल 1.5 साल के बाद पता लगा कि मेरे हस्बैंड के पास कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है चीजों की। बिटरनेस या वो हस्बैंड पे निकलती है या फिर आप एक दिन फटते हैं और आप फिर ससुराल से बदतमीजी करते हैं। भिंडी की रेसिपी बता दे। भिंडी और अम्मी अपना सर पीट लेती थी कि भिंडी की भी रेसिपी तुम्हें चाहिए। ओवर एफिशिएंट बनने का हाँ, शौक मिलता है कि हमें सब आता है और ये बताना नहीं है कि हमें तो कुछ नहीं आता। क्या है तूने क्या डाला इसके अंदर? तुमने मीठा इसमें क्या है? मेरा तो हाथ इसमें है नहीं आंटी को, तुम हाथ डाल दो इसके अंदर। रामपुर वालों की स्पेशल तारीफिया कलमात कहते हैं वो इतने शानदार होते थे कि मैं रोती रोती खुद ही बाहर निकल जाती थी। ऊपर से ना सीढ़ियों पे आधी लटक के ना लाइक शुएब तो आई नहीं, ससुर मेरे आ गए। लव मैरिज के तो मामलात ही अलग होते हैं। फुप्पो और अम्मा में लड़ाई हुई तो बच्चे फुप्पो से बदतमीजी शुरू कर दें। आज बर्दाश्त करोगी तो 100 हाँ, साल बाद ये हो जाएगा। अब ये ले मेरे हाथ, दिल से दिल को राहोगी, गिटार बजने लगेंगे। क्या भाई कॉम्प्रोमाइज करना है और क्या करना है और बताएं आप। इग्नोर भी करो ना, चिल करो। मतलब जरूरी है कि हर बात को ही जो है वो दिल पे लेके बैठ जाओ। हर चीज पे जो है ना एक इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं शो करना है। एज एन इंसान मुझे लगता है मुझे बहुत अपनी कैपेबिलिटीज में इम्प्रूवमेंट नजर आई है, चीजों में जो पहले में नहीं थी। शादी के साथ जो हम इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस बांध के बैठे हुए होते हैं ना, पीछे पूरा एक बैकलॉग रखा हुआ होता है। भाई की दुल्हन काली सोना। यार मेरा छींक छींक के इतना बुरा हाल हो रहा था। मतलब आप खुद सोचे 5 फीट 3 इंच का जो है वो पूरा सहरा बांध दिया किलो वाला, ऊपर से नीचे तक दुल्हन बनी हुई हूँ, बैल की तरह से, अंधा बैल उसकी तरह से टटोल रही हूँ। कोई हाथ पकड़ के जो जहां लेके जा रहा है वहां पे सीधी सीधी जाए चले जा रही, कुछ नजर नहीं आ रहा। अजीब सूरत हाल है। 2 जनवरी को कितनी ठंड होगी और उस सर्दी में छींके लगी हुई है, सेहरा पहने हुए स्टेज से उतर रही। तो इतनी ठंड थी तभी तो उसको और मजीद सेहरा पहना दिया कि और लिपट जाओ तो ठंड ना लगे। तो वो गुलाब के फूलों का सेहरा था। इसका मतलब है तुमने काफी एंजॉय किया अपनी शादी। ऐसा वैसा एंजॉय किया भाई, आप मत पूछिए कैसा एंजॉय किया। पहली बार मुझे सहरा शदीद बुरा लगता था और मैंने कैटेगोरिकली बोला था कि मुझे सहरा नहीं चाहिए शादी में। और वहां से भी बड़ा सबने एग्री कर लिया था, हाँ हाँ सहरा तुम्हें तो नहीं बांधेंगे, हम तो बस अपने लड़के को बांध के लाएंगे। अब जब खड़ा किया मुझे रुखसती के लिए कि अच्छा भाई चलो खड़े हो जाओ, रुखसत हो रही, खड़ी हुई और वो उन्होंने फट से सहरा। अच्छा मुझे पता नहीं था लड़कियों का सहरा होता है, दुल्हन होता है। नहीं भाई दुल्हनों का भी होता है और इनके यहाँ कोई रस्म थी कि दुल्हन को भी सहरा बांधा जाता है दूल्हे के साथ। दूल्हा को लाया जाता है सहरे में, फिर स्टेज पे उतार दिया जाता है। दूल्हा का सेहरा नहीं था, सिर्फ तुमने ही पहना हाँ था। सिर्फ मैंने पहना था। पिक्चर देखनी है मेरी कोई पिक्चर ही नहीं है। मजे की बात तो ये है शादी की कोई सबूत ही नहीं है। लेकिन एक बात है, देखो उन्होंने तुम्हारे ससुराल वालों ने इतना ख्याल किया कि तुम्हें सेहरा पहनाया, इतना सोचा, एक थॉट थी बिहाइंड द सेहरा एंड द फूल। या मेरा अगर तुम सुनो तो हमारी शादी में तो मतलब जबरदस्त सीन हुआ कि शादी में असल चीज क्या होती है बताइए? निकाह होता है। निकाह कौन पढ़ाता है? शादी में निकाह हुआ ही नहीं था यार। नहीं करो। हमारी शादी में हम समझ रहे थे कि दूल्हा वाले निकाह ख्वाह काजी लाएंगे, दूल्हा वाले समझ थे कि दुल्हन वालों ने काजी अरेंज किया होगा। तो जब हम वहां पहुंचे, निकाह का टाइम है, चले भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काजी के वो तो आप लाए होंगे। फिर हमारा एक्चुअली हुआ था कारसाज पे, जो वो बहरिया ऑडिटोरियम है ना, वहां जमाने में लॉन्स जो, तो वहां हुआ था। तो वो ऑपोजिट वहां पे एक मस्जिद है बड़ी पुरानी, तो वहां पे भागे कि भाई यहाँ
इमरजेंसी निकाह हुआ। इमरजेंसी निकाह हुआ, एग्जैक्टली। फिर वो इमरजेंसी में वहां से हम निकाह ख्वां लाए और फिर बेचारों को बिठा के सुने निकाह ख्वां, पूरी बारात बैठी है, पूरी दुल्हन तैयार बैठी, बस निकाह ख्वां नहीं है, शादी नहीं। जबरदस्त। जो मेजर इवेंट होता है जी, हम सब तैयार हैं, दुल्हन ने सारा इंतजाम कर लिया, कौन सा पार्लर, कौन सी मेहंदी, क्या है। निकाह होगा नहीं पता। यार यमुना, मेरा भी वैसे बहुत चिल दिन था। मेरा तो खैर सिंपल इवेंट था, तो एक छोटा सा मतलब घर में बस एक गैदरिंग थी क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली की, और उसके बाद बस हम लोगों ने एयरपोर्ट जाना था। मेरी फ्लाइट थी, मेरे और मेरे हस्बैंड की, तो बस मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग बस एयरपोर्ट गए, हमने फ्लाइट ली, बस दैट्स इट। तो मैं तो मतलब अब मेरी जिंदगी का ना सबसे चिल नहीं, एक मिनट, मतलब कोई तुम्हारी रस्म नहीं जिस- हुई? नहीं, कुछ नहीं मैं हुआ? ये सोच रही हूँ कि जिस दिन शादी थी, जिस दिन रुखसती थी, हाउ डेयर यू, उसी दिन तुम घर से बाहर निकल गई, तुमने कोई ससुराल के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, डायरेक्ट तुम निकल गई बस। तो तुम कहाँ गई थी? तुम मतलब कहाँ गई? कहाँ मारी वारी कर रही? मतलब तुम घूमने गई थी या तुम रुखसत के ससुराल गई थी? मेरे बेसिकली हस्बैंड जो है वो पंजाब से है ना, लाहौर से, तो हम मेरी रुखसती होनी थी कराची से लाहौर। ओके। तो वो हुई इस तरह से थी कि सिंपल इवेंट था, घर में सब गैदर हुए और बस हमारी फ्लाइट थी 8 बजे की, मेरे ख्याल से फ्लाइट थी हमारी। तो हमने बस चाय शाय पी और मैंने अपने वो जूते पहने, जॉगर्स पहने और गाड़ी में बैठे एयरपोर्ट आराम से, और बस 2 गजरे पहने हुए थे, वो मैंने गाड़ी में उतार दिए। वाओ, ब्राइड इन जॉगर्स। और बस में हमारी फ्लाइट थी, हम लोग बैठे हुए एयरपोर्ट में, अभी तक याद है बोर्डिंग लाउंज में बैठी हूँ, मैं कहा यार मेरी शादी हो गई। मैं अपने आप से आती हूँ कि यार मेरी शादी हो गई, आती हूँ मेरी शादी हो गई, तो कहती, हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी रुखसती वाले दिन शदीद फारिग थी, लाइक चिल, शदीद रिलैक्स कर रही थी। हाँ, क्योंकि ना इसको तैयार होना था, ना मेहंदी वेहंदी भी लगाई थी, नहीं लगाई थी। मेहंदी वो थे बस जो गोल टिप्पे वाली, नहीं होते। टिप के वाले हल्की हल्की सी। ये वाओ अच्छी है। यार, हमारी तो शादी पे जो है वो बेनजीर वाला इंसिडेंट हो गया था। तो बस वो भाग दौड़ में और इतनी शदीद पैनिक वाली शादी हुआ। फिर वो जो भी मैंने आप लोगों को इतने लंबे सहरे वाला सीन सुनाया, वो सहरा मेरा उतरा ही नहीं, घर पहुंचने तक नहीं उतरा। गाड़ी में मैं छीके मार रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि भाई अब बहुत हो गया, मतलब पहना दिया, सबने देख लिया, वीडियो भी बन गई, पिक्चर्स भी हो गई, अब उतार दें। नहीं, ये तो घर जाके ही खुलेगा। और जब घर पे हम पहुंचे हैं, गाड़ी हमारी घर पे जाके जो है पार्क हुई है, तो शदीद फायरिंग स्टार्ट कर दी सारे घर वालों ने। वो जो फायरिंग Entry of the bride वाली जो होती है, और मैं तो रोना शुरू हो गई दहाड़े मार मार के। मुझे लगा पता नहीं फिर कुछ हंगामे हो रहे हैं, क्या हो रहा है। रोती धोती फिर कहीं जाके सबने जल्दी जल्दी सहरा उतारा कि इसको तो पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों जोर जोर से तो समय पे थैंक यू करने चाहिए था उनको, तो फायरिंग कर रहे थे उस चक्कर में तुम्हारा सही फायरिंग कर रहे थे जिन्होंने सहरा मारा था। नहीं, लेकिन पता है फायरिंग का मुझ पे भी बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने ओवरवेल्म्ड होते हैं कि आप रुखसत हो क्या है। मेरे भी, मुझे याद है एंट्री पे हमारे भी घर पे ना फ्रेंड्स ने इनके फायरिंग की थी, तो उसमें मेरी वीडियो ही अल्लाह कोई माशाल्लाह से बनी। जी एग्जैक्टली, हर फायरिंग पे दुल्हन आ रही है और हर उसमें ये वो इस काबिल नहीं है वीडियो के, हर थोड़े हर बात में बात दुल्हन उचक रही है। यानी सबने अपनी अपनी कैपेसिटी में एंजॉय किया। अच्छा, शादी तो एंजॉय हो जाती है भाई, शादी का इवेंट एंजॉय हो जाता है। अब शादी के बाद का जो पूरा एक साल होता है ना, जो शुरू के दिन होते हैं, वो कितने एंजॉय किए ये बताएं आप। वो फिर सारे ख्वाबों पे आहिस्ता आहिस्ता वो राज फाश खुलने शुरू हो गया। अच्छा, ये शाहरुख खान की मूवी नहीं है, मैं सिमरन नहीं हूँ। ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद एनिमल स्टार्ट हो गया। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था, बट स्टिल आपके बहुत सारे ऐसे वो होते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपके बबल्स होते हैं जो एक एक करके 1 by 1 बर्स्ट हो रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि हम बहुत सारी चीजें ना, हम खुद भी बहुत ज्यादा जो है ना वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, और हमने अपनी एक अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड बनाई हुई होती है, तो उस वजह से भी हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, शुरू के दिनों में अगर मैं बात करूं, शुरू के दिनों की, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना इस वजह से करना पड़ा, क्योंकि एक तो दोनों के कल्चरल डिफरेंसेस बहुत शदीद थे, दोनों फैमिलीज़ के। हालांकि अपनी ही फैमिली में शादी थी, बट स्टिल इन लोगों का जो सिलसिला था वो सिंधी लैंग्वेज और पीरी मुरीदी वाला और ये सारी चीज़ें, और हमारा बिल्कुल एक नॉर्मल जैसे एक मीडियोकर घराना होता है वो वाला। तो वहाँ पे एडजस्टमेंट में ना मुझे बड़ा इशू आया कि लाइक वलीमे में ही जो है वो 600 अफराद आपके आ जाएं अचानक से, और उस पर भी जो है वो मेरे ससुर साहब शोर मचा रहे हैं कि इतने कम लोगों को बुलाया, इतने कम लोगों को तुम ज़ैनब से मिलवा दो। मैं परेशान हो रही हूँ, मतलब और क्या करना था, बस मैं खड़ी होती और जलसा शुरू कर देती हर तरफ लोग ही लोगों का समंदर पार्टी नजर बना आ ली थी रहा है। नहीं? यही कर सकती थी मैं, मतलब 600 लोग उनको कम लग रहे थे, और फिर वो मुस्तकिल लोग रुके हुए सारे के सारे एक हफ्ते तक, और वो देगें चढ़ी हुई हैं और खाने पक रहे हैं, पकवान हो रहे हैं। तो ये तो बड़ा एक बहुत नॉर्मल चीज थी यार। मेरी अगर सिंपल नहीं हुई होती ना शादी, तो मेरे भी शादी इसी सेटअप में ही होनी थी, क्योंकि मेरा जो ससुराल है वो पंजाब से, एंड पंजाब इज बिग ऑन वेडिंग्स।
बिल्कुल। तो एक मेरे हस्बैंड का जो एक बहुत बड़ा रीजन था ना, वो इस सबको अवॉइड करने का भी, यानी एक उनका ना एक डिसाइडिंग रीजन ये भी था कि यार ये ना फिर ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, इसलिए जस्ट गेट इट बड़ा सिंपल सा करते हैं, सुकून से। अच्छा, हमारे यहाँ माय फादर वाज वेरी सिंपल, बाबा को था कि बहुत सिंपल हो, कोई मेहंदी ना हो, कोई मायो ना, बट मैं थोड़ी I was the culprit and now I realize, तुम बात करो ना कि हम ओवर हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, now I think कि वाकई शादी में बहुत बरकत है, बहुत खर्चा आपका लेस है, और वो पैसे आप कहीं बेटर थिंग में, आप चीजों में यूटिलाइज कर सकते हैं आप। लेकिन उस वक्त आपका दिमाग ऐसा होता है ना, ऐसे फेज में होते हैं आप कि नहीं मेहंदी भी होगी, और प्लस मेरे ससुराल की थी भी लास्ट शादी ना, मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं, तो वो शादी थी भी लास्ट, तो उनके भी अरमान थे, तो मैंने तो अपने ससुराल वालों के साथ ही मतलब पार्टीबाजी कर ली थी कि नहीं आपने बाबा को मनाना है, मेहंदी होगी। तो मुझे मैंने तो ये हरकत की थी कि मैं अपनी शादी में जैसे 7 जोड़े लेकर जाते हैं ना, अपने साथ जो दुल्हन लेकर जाती है, मैं 50 ड्रेसेस लेकर गई थी, और 50 ड्रेसेस लेके गए तो वो पहनना भी है, तो क्या करूं, अजीब बावला हुआ है इंसान शुरू में क्या करें, हम घर से बाहर तो कहीं निकल नहीं रहे, और सुबह उठूंगी अलग चेंज करूंगी, पूरी तैयार होंगी, बाहर जाके बैठ जाऊंगी सबके साथ ना, शाम में वापस अंदर आऊंगी, फिर दोबारा से तैयार बहुत सारे थे पूरे टाइम मेरा, नहीं लिटरली मेरा शुरू का 1 महीना ऐसी गया है कि वो सब हैरान होते थे कि मतलब भाई क्या कितने कपड़े लेकर आ गई है, ये सुबह अलग कपड़ों में नजर आती है। हमारा ऐसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल मैं आई थिंक वो कहते हैं ना, वो ऑड नंबर्स में 11 जोड़े या 21 जोड़े, तो वो 11 जोड़े थे, और बस वो भी बड़ी मुश्किल से वाकई पहनना नहीं होता कि आप इतना जो वो करते हैं। लेकिन ये कल्चरल डिफरेंस वाली भी एक चीज ना, ये मेरे साथ भी बहुत थी। अब मैं अगर अपनी शादी पे रुखसती मैंने अगर जॉगर्स में की है, तो ऑब्वियसली मेरी जो शॉपिंग थी, मेरे अपने कपड़े भी इसी तरह के होते हैं कि मैंने बहुत प्रैक्टिकली ही शॉपिंग की हुई होती है। तो अब मैंने कहा चलो जो भारी वारी होंगे, वो जो ससुराल की तरफ से होंगे वो हो जाएंगे भारी। अच्छा, वो भी मेरे हस्बैंड ने शॉपिंग की हुई है, उनको भी पता था कि इसको कैसे पसंद है, तो मेरे पास इतने भारी जोड़े। अब मेरी सास और मेरी अम्मी दोनों ना सेम पेज पे थी इस बात पे, ये कैसे कपड़े हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ना नग है ना कलर है। मेरी अम्मा लेकर आई मेरे लिए एक रेड कलर का जोड़ा, उसके ऊपर लिटरली वो जैसे तुम कहती ना, वो टॉप टू टो वो लिटरली वो तो मैं पहनती थी ना, मुझे भी यही लगता है, टॉप टू टो लाल कलर का वो ड्रेस। लेकिन ना मैंने कुछ टाइम तक मैंने इस चीज से बहुत स्ट्रगल किया कि यार वो जो एक मोल्ड नहीं होता आपका कि नई नवेली दुल्हन बहू आई है, और मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, यू हैव टू ग्रो अप, या कुछ चीजें आपकी, ऑब्वियसली आपका एक रिलेशनशिप चेंज हुआ है, जिंदगी की डायनामिक्स चेंज हुई हैं, लेकिन ना मैंने कुछ टाइम तक इससे ना मैं स्ट्रगल कर रही थी कि यार इसका क्या मतलब है, मैंने अपनी ड्रेसिंग सेंस भी चेंज करनी है, या आई हैव टू लुक अ सर्टेन वे बिकॉज नाउ आई एम मैरिड, या कुछ इस तरह का है। मेरे लिए ये भी एक बड़ी स्ट्रगल थी, एंड वो एक्सपेक्टेशंस वाली बात कि यू आर टोल्ड कि ये आपको बार बार बताया जाता है कि बेटा आपने इसी रंग में ढलना है, आपने इसी कल्चर को एक्सेप्ट करना है, जो जिस घर में आप शादियों के गए उनकी जो वैल्यूज हैं या जिस तरह से वो आपको देखना चाहते हैं, आपको वैसा ही रहना है। ये एक बड़ा अच्छा ज़ैनब, ये होता है, लेकिन देखो उस वक्त व्हेन यू आर यंग, उस वक्त आप एक जोन में होते हैं, आई एम ग्रेजुएट हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्यों सुनूं, ये वाला एक एटीट्यूड होता है, मुझ में भी था। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड आई रियलाइज, उसमें ये होता है कि इट्स नॉट दैट कि आप अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं, इट्स जस्ट दैट कि जब आप किसी नए माहौल में जाते हैं, तो कहीं भी जाने के लिए आप अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए कि मुझे खुशी से लोग एक्सेप्ट करें, आप करते हैं एडजस्टमेंट थोड़ा ना। मैं ये नहीं कह रही कि इट्स ओनली फ्रॉम द गर्ल साइड, ससुराल को भी एडजस्ट करना चाहिए कि बिल्कुल ही कोई लड़की को आप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि यूं से यूं हो जाओ, लेकिन बोथ वेज होता है ये। अगर मैं नाक चढ़ा लूं कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो नहीं करती ऐसी, क्योंकि आप उस घर में गई है ना, तो आपको थोड़ा सा उस घर की चीजों को समझना पड़ता है, एंड दैट यू ओनली रियलाइज विद टाइम। कोई कितना भी कह दे ना, जैसे हमारी भी अम्मा ने कहा था ये कोई शाहरुख खान की मूवी नहीं होती और ये होता, और हम अम्मी का मजाक उड़ाते थे, अम्मी आप रहने दें, मूवी एंजॉय करने दें। लेकिन व्हेन यू एक्चुअली गो, तो आप ये चीजें ना वक्त के साथ ही सीखते हैं। इट्स नॉट दैट कि बस आप 2 दिन में ये सीख जाएंगे। आप ये सीखते हैं या आप ये सीख लेते हैं हाउ टू बी माई सेल्फ विदाउट केयरिंग के यार किसी को उससे, यानी एक तो होता है कि एक होता है रीजनेबल ऑफेंस, कि कोई इस चीज पे ऑफेंस ले रहा है कि यार ये लड़की जो है ये बिल्कुल मतलब 360 डिग्रीज क्यों नहीं चेंज हो रही, क्योंकि अगर एक एवरेज एज क्या होती है शादी की, 22-24 साल लेट्स से, तो एक 24 साल अगर एक जिंदगी गुजारी है एक इंसान ने एक सर्टेन फैमिली में, एक सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज के साथ, उसने फिर अपनी एजुकेशन ली करी, तो ऑब्वियसली वो 24 साल की उम्र में आके शी इज नॉट गोइंग टू चेंज कंप्लीटली, शी इज नॉट गोइंग टू चेंज हर वार्डरोब, शी इज नॉट गोइंग टू चेंज द वे शी कैरीज हरसेल्फ। एंड आई थिंक ये ना बड़ी वैसे
पेटी और बड़ी अननेसेसरी Petty चीजें issues भी हैं, होती हैं। बिल्कुल। आई थिंक जो पहला साल शुड बी ऑल अबाउट बॉन्डिंग विद ईच अदर, बिल्कुल ऐसे ही कि है। क्या है। लेकिन इसके साथ साथ ज़ैनब मैं ये भी कहूंगी कि जो लड़कियां, जैसे मैं अपनी बात कर रही थी अभी कि मैं 50 जोड़े लेकर गई थी, और बहुत सारी लड़कियां इस तरह करती हैं कि भाई बड़े फैंसी जोड़े बनवा लिए, अपनी पसंद के जोड़े बनवा लिया, फिर बाद में कोई यूटिलाइज नहीं हो पाते या उस माहौल के साथ जेल इन नहीं कर पाते। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो उस टाइम पे कैप्रीज का और वो कैप स्लीव्स का फैशन था बहुत ज्यादा, तो मेरे यूजुअली जो कपड़े थे वो यही थे मोस्टली। फिर ये हुआ कि जब मैंने वहां देखा तो वहां तो मतलब ऐसा मतलब कोई सीन ही नहीं था। वो लोग तो हाँ, कपड़े पहन के आ रही बहू। ये क्या मतलब जब मैं गुजरती तो मैं ससुर देख के पूछते ये बहू ने क्या पहना। देखो ये वाली बात जो ज़ैनब की ना, बॉन्डिंग में इसी तरह क्रिएट होती है कि आप उनकी वैल्यूज को रिस्पेक्ट दें। जब आपकी पोजीशन बन जाती है ना, या जब आपकी रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाती है, देन यू कैन प्ले अराउंड विद योर ओन थिंग्स एंड विद योर ओन। एक आपकी रिलेशनशिप बन जाती है ना एक आपके इन लॉज से, या वो आपको समझ जाते हैं, क्योंकि शुरू में टाइम ऐसा होता है ना कि वो ट्रस्ट लेवल होता नहीं है आप पे। तो जो आप कर रही होती हैं वो उनको नहीं पता कि आप इल इंटेंशन में कर रही हैं, चुराने के लिए कर रही हैं, या आप जानबूझ के इरिटेट कर रही हैं, उन्हें नहीं पता ये। तो वो डेवलप करने के लिए वो बॉन्डिंग एंड वो ट्रस्ट आपको थोड़ा सा यू हैव टू प्ले विद इट। वंस यू डेवलप दैट रिलेशनशिप, फिर आप जो है ना वो अपनी चला सकते हैं। लेकिन ये ना दोनों को करना चाहिए, बिल्कुल, ये लड़की बिल्कुल, को भी बिल्कुल, करना चाहिए और बिल्कुल। इसी तरीके से जो ससुराल वाले हैं, क्योंकि देखो ससुराल का तो एक पहले से सेट माहौल है ना कि भाई ये हमारा माहौल है, वो जो दूसरे घर से आएगी वो आके इस माहौल में एडजस्ट होगी, तो आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करें, क्योंकि वो एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट माहौल से सब कुछ पीछे छोड़कर आ रही है। तो एक तो पीछे वो वाला भी एक दुख लगा हुआ होता है कि भाई सब कुछ ही बिल्कुल नया है ना, मतलब घर वाले नए हैं और इनके जो है वो तौर तरीके नए हैं, इनका उठना बैठना नया है, खाना पीना तक जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है आपको। अक्सर ऐसा भी होता है, मेरे साथ ही होता था शुरू में कि मेरा पेट खराब हो जाता था इस वजह से, क्योंकि ये लोग बहुत स्पाइसी खाने खाते थे, अम्मी के नहीं खाए जाते। मतलब टेस्ट भी आपको डेवलप करते करते ये बहुत छोटी सी चीज है। आई थिंक मैं इस चीज के ऊपर ये चीज ऐड करूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट शुड जैसे एक नया इंसान आ रहा है, और जैसे जो हमारे यहाँ जो रिश्ता प्रोसेसेस होते हैं पूरा, उसमें मिलना मिलाना और छोटी बात पक्की रस्म हो रही है, या फैमिलीज मिलती हैं हमारे यहाँ, तो बड़ा एक डिटेल्ड वो होता है ना पूरा। तो आपको फैमिली का आइडिया हो रहा होता है, आपको इसका भी आइडिया हो रहा होता है, जैसे कि वो वाली एक चीज नहीं होती कि यार ये लड़की है, इसके अपना क्या माइंडसेट है, इसके अपने क्या ओपिनियंस है। तो यानी मुझे ना एक चीज जो मैं अब बहुत सारे केसेस में देख रही होती हूँ कि आप एक जाते हैं, एक लड़के वाले स्पेशली, वो एक फैमिली में जाते हैं, वो देखते हैं हमें कॉन्फिडेंट लड़की चाहिए, हमें ये लड़की चाहिए, हमें ये लड़की चाहिए, और जैसे वो आपके घर आती है आपको होता है बेटा ये सारा कुछ हटाओ, सही है, ये कपड़े पहनो, ये पहनो, यूं करो, खाना बनाओ जाके। पहले क्या बातें हो रही होती हैं, कोई बात नहीं, खाने की खैर है, लड़कियां तो आजकल की वैसे नहीं होती है, ऑल ऑफ अ सडन दूसरे दिन आपकी एक्सपेक्टेशन है। मुझे क्या लग रहा होता है कि इसको एडजस्टमेंट का नाम देना ठीक नहीं होता, और ये अक्सर एडजस्टमेंट का नाम दिया जा रहा होता है इस चीज को। आई थिंक जो रिलेशनशिप बॉन्डिंग होती है वो ये होती है कि यार गेट टू नो ईच अदर एंड देन एक्सेप्ट दैट पर्सन जिसको आप अपने घर लेकर आए हो, जस्ट एक्सेप्ट इट। और आई थिंक जो गर्ल्स के लिए यहाँ पर एक चीज है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि आई विश कि मुझे किसी ने ये एडवाइस दी होती कि यार डोंट डाउट योर सेल्फ। यानी उसमें होता ये है कि जब पहला साल होता है आप ना एक्सेप्टेंस के लिए बहुत डेस्परेट होते हो, क्योंकि यार लड़की के लिए एक बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है, स्पेशली अगर आप एक डिफरेंट कल्चर में गए हो, एक डिफरेंट शहर में गए हो, एक बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल में गए हो, तो आप खुद भी ना बड़े कॉन्फिडेंस पे आपको थोड़ा लो हो रहा होता है, और हर कोई एक दूसरे से रिलेटेड है, यू आर द ओनली वन हु इज नॉट। तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि यार गो इजी ऑन योरसेल्फ, एंड यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन कि ये कहां तक ये रिस्पेक्ट है और कहां तक आई एम डिग्रेडिंग माई सेल्फ। एग्जैक्टली, ये लड़की को समझना बहुत जरूरी है कि भाई यहाँ तक मैं कर सकती हूँ और मुझे करना चाहिए, थोड़ा बहुत जो होता है, लेकिन इससे ज्यादा दिस इज गेटिंग टू मच। ये आपको ड्रॉइंग द लाइन जो है वो आप अपनी, लेकिन हमारे बना लें, सेट एडवाइसेस क्या मिल रही होती है, ये तो बताएं आप, जब शादी हो रही होती है तो क्या एडवाइसेस मिल रही होती है? यही मिल रही होती है एडवाइस कि भाई आप जो है वो जो कहें वो करना है, पहले साल, शादी का पहला साल तो मुझे तो मुंह सी लेना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, सब्र करना है सिर्फ। तो भाई ठीक है सब्र करना है, लेकिन साथ साथ आपने अपनी एक लिमिट्स भी जो है उधर डिफाइन कर देनी है, आपने अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करनी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यार मैं तुम दोनों को एक मजे की बात बताती हूँ। जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो मेरी जो बहन है उसकी पहले शादी हो गई थी, वो छोटी है, उसने मुझे कहा कि भाई तुम्हारी शादी हो रही है, लेकिन तुम ये मत समझना कि ये कोई सास बहू का ड्रामा चल रहा है, और अपने आप को ना तुम स्टार प्लस की बहू मत समझना शुरू कर देना कि पार्वती बहू बन गई और जाके जो है वो सबके लिए बस अच्छा 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 अपने आप को डोरमेट बना दिया। और उसने मुझे इतनी एडवाइस की सारी चीजों को लेके, और फिर मैंने क्या किया, तुम पार्वती बना लिया तुमने? नहीं, मैंने उसकी किसी एडवाइस पे अमल नहीं किया। पार्वती बन गई ना।
मैं पार्वती बन गई। मैंने कहा भाई, वो सुन ली मैंने उसकी एडवाइस, और आज मैं याद करती हूँ कि वाकई में बिल्कुल सही एडवाइस थी कि आपको डोरमेट नहीं बनना चाहिए, आपको अपनी एक बाउंड्री लाजमी तौर से क्रिएट करनी चाहिए। अच्छा, मेरी बहन ने तो मजे का, जब अच्छा मेरी शादी हो गई, अच्छा अब फर्स्ट जो सेटलिंग आपका टाइम चल रहा होता है चीजों पर ना, वो बाद में आएंगे भी, वो भी बड़े मजे की थी चीजें। तो उसमें अब जब मैं रो रो के फोन करूँ ना, ये हो गया, वो यूं है, ऐसी है, ये कहते लगाती थी। हाँ ना, तो अच्छा जबकि अब मैं सोचती हूँ बिल्कुल वही पेटी इश्यूज है, यूजलेस, मतलब व्हाट द हेल। तो मेरी बहन वाज लाइक कि वो मुझे फोन की, यमुना तुम्हारा शौहर तुम्हें मारता है? मैंने कहा नहीं। क्या तुम्हें खर्चा पानी नहीं देता? नहीं। क्या बुरा आदमी है? मैंने कहा ये तो चुप रहो, जो लड़ाई झगड़े हैं वही करो, जो लड़ना मरना है वही करो, हमारा दिमाग खराब नहीं करो। लाइक तुम लोगों ने मुझे डिसोन कर दिया सीधा कि इतना यूजलेस इशू था, मुझे वो उस वक्त इतने बड़े लग रहे थे वो इश्यूज। तो ये भी होता है कि आप उसको इतने सेंसिटिव और इनकेपेबल होते हैं ऑफ हैंडलिंग, बिकॉज आपने इस तरह की चीजें कभी की नहीं होती ना घर में, तो आप एक सेफ एनवायरनमेंट में। एक दफा ना मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि कोई बहुत छोटा सा इशू था, कहीं जाने की बात थी और मैं कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं जाना है, हमें हर हाल में जाना है, पूरा घर जा रहा है। तो बड़ा हमारा इस चीज को लेके ना झगड़ा हुआ। खैर मैं चली गई, लेकिन वहां जाके भी ना मैंने 100 मन का मुंह बना के रखा ना, खूब इतना मुंह फूला हुआ है, और बिल्कुल सबको लग रहा था कि ये जबरदस्ती भाई की की आई है दुल्हन ना। का हाँ, 100 नखरे वाली वही हो गया था मेरे साथ ना। ये अगले दिन लेके गए अम्मी क्या मुझे ना, और बिठाया, और इन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, और इनको जो है ना वो नहीं जाना था, और मैं इनको लेकर गया तो इन्होंने ऐसे इस तरह से बिहेव किया। अब मैं ना बड़ी बढ़ चढ़ के, अब तो अम्मी क्या आई हूँ, अब तो बस मैं इनको बताती हूँ अच्छी तरीके से ना, मैं शुरू हो गई ना, मुझे नहीं जाना था, मेरा दिल नहीं था, इन्होंने यूं किया। अच्छा वो भी हमारे रिलेटिव्स ही थे मजे की बात, जिनके यहाँ जाना था ना। अम्मी पापा तो पहले तो सुनते रहे, उसके बाद उन्होंने हम दोनों की तरफ देखा, उन्होंने कहा आज तो आप लोग अपना ही मसला हमारे पास लेकर आ गए, आइंदा से आप यहाँ नहीं लेकर आएंगे, अपने इश्यूज अपने घर में निपटा के आइएगा, हमारे पास आए तो सिर्फ हमसे मिलने के लिए आए। और हम दोनों मुंह लटका के नाइस यार, ये एक्चुअली भी बड़ा अच्छा है, ये वाली बाउंड्रीज भी अच्छी है, नहीं एक हद तक ना, हाँ, कि आप ज्यादा वो ना करें। तो एडवाइसेस की बात करें, मुझे तो एक बहुत ही, खैर मुझे उस वक्त भी पता था कि ये बहुत ही आउटडेटेड किस्म की एडवाइस है। एक जी नहीं होता कि बेटा अब वही तुम्हारी फैमिली है, अपने हस्बैंड के माँ बाप को अपने माँ बाप समझना, जीना यहाँ मरना यहाँ। और इवन जब आप ये रिसीव भी कर रहे होते हैं ना कि यार अब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि भाई मैं इनकी बहू हूँ, तो मैं अपने आप को बहू ही की उसमें ही रखूं तो ज्यादा बेहतर है। मुझे ये बात मैं उस वक्त यही बोलती थी कि मतलब क्या ये रिलेशनशिप क्या बुरे होते हैं वैसे? हमने ये अंडरस्टैंडिंग इतनी कि बहू बुरी ही है, सास बुरी ही है, तो उनको सास को हटाओ, उनको माँ समझ लो यार, जब वो रिश्ता ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है ये इतनी पैथेटिक एडवाइस है ना, बिल्कुल सही कि यार आप नहीं, आप भाई आपके माँ बाप एक बात आपकी अम्मा बोले, वही बात आपकी सास बोले, आपको अपनी अम्मा की बात डिफरेंट लगेगी, सास की बात शायद आपको बुरी लग जाए, और ये डायनामिक्स है, इसमें आपका कसूर नहीं है, क्योंकि वो डायनामिक्स ही ऐसा। आई थिंक दिस इज like the most useless advice. I think what we need to understand is अगर बुरी लग भी गई है तो it's okay, that's part of the game, deal with it, उसको you talk it out, या आप उसको बर्दाश्त कर लें या बात कर लें। वो अगर बुरी भी लग रही है तो it's okay, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं कि हमारी कोई लाला लैंड में है और हर चीज हमें अच्छी लगेगी, और जो हम बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो हम अपने घर में, जब अपने माँ बाप के घर में भी होते हैं बचपन से, तो हम बहन भाइयों से लड़ भी रहे होते हैं, कुछ दिन बात भी नहीं कर रहे होते, अम्मा अब्बा से भी हमें डांट पड़ रही होती है, अक्सर हम उनके साथ बहस भी कर रहे होते हैं। तो ये तो सेम देखा जाए तो सिमिलर सिचुएशन है ना। और एक चीज मुझे और अनिला तुम्हारी बात से याद आई कि हम घर में भी जो लड़ते हैं ना, उसमें ये है कि मुझे एक एडवाइस जो मिली थी विच आई थिंक वर्क्स फॉर मी, आई डोंट नो हर किसी की सिचुएशन में वर्क करती है कि नहीं, वो ये है कि जैसे आपका झगड़ा जिससे हुआ है ना, इट्स बेटर टू डायरेक्टली एड्रेस दैट पर्सन। हाँ, ये वो जो मियाँ का हम फजूल में दिमाग खराब करते हैं ना हर बात में कि उसने पता है आपकी बहन ने ये कहा, पता है ये हुआ, तो ये वाली ना शदीद इमेच्योरिटी है। यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस, और ये वक्त के साथ ही आता है। ये मैं भी अपने कोई इतने 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद बात कर रही हूँ। ये जो आप कह रही है ना, इससे आई एग्री कि वो जो नैगिंग वाली चीज होती है, बट दिस इज वन ऑफ मिस्टेक तो मैं नहीं बोलूंगी, बट दिस इज, और ऑब्वियसली हर किसी के सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट होते हैं, नेचर्स भी डिफरेंट होती हैं, हस्बैंड वाइफ के इवन डायनामिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली ये हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी इस तरह की है कि मैं बहुत ज्यादा ना पर्सनल डिटेल्स में मैं नहीं जाती, मैं हवा में रखती हूँ चीजें, मेरी ये जरा आदत है, डोमेस्टिक चीजें स्पेशली, आई डोंट गो इनटू मच डिटेल्स, और मेरा जरा थोड़ा सा ये होता है कि देन एंड देयर सॉल्व करके निकल जाओ। मैंने अपने एंड से मैं सॉल्व कर लेती हूँ, फिर अगला बंदा उसमें जितना टाइम ले रहा है मैं अपने एंड से उस चीज को उतार देती हूँ बाय जस्ट सेइंग व्हाटएवर आई हैव टू से। मुझे लिटरली साल 1.5 साल के बाद पता लगा कि मेरे हस्बैंड के पास कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है चीजों की जो कि मैंने उनको कभी बताई ही नहीं। एंड दिस फेल्ट लाइक ऑन अ वेरी सीरियस नोट,
दिस फेल्ट लाइक कि मेरे एंड पे ही मुझे लैकिंग लगी थोड़ी सी, क्योंकि ऑल दोज एडवाइसेस के यार शौहर को तंग नहीं करना, शिकायतें नहीं लगाना, चुप रहना, इग्नोर कर दो, मुझे ऐसा लगा कि फॉर मी मैं ये सारी एडवाइसेस अब डस्टबिन में डाल चुकी हूँ, और मैं यही एडवाइस you're absolutely right. मैं ये नहीं कह रही कि बताएं नहीं, बट डील विद इट योरसेल्फ. जैसे मेरा होता है, मेरी अगर किसी से कुछ होती है ना, मैं उसको सेटल कर देती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि सुने आज ये हुआ, मैंने ये कहा, यूं हुआ, मतलब ही शुड नो. मैं ये नहीं कह रही, बट आप उसको तंग नहीं करें कि आप मेरा मसला सॉल्व करें. मैं भी तुम्हारी वाली बात पे वो नहीं कह रही हूँ कि आपको वो नैगिंग वाली बात, तो इट्स वेरी डिफरेंट. व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे एक्सपीरियंस में ये हुआ कि आई फेल्ट लाइक कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप तरीके से करें, यानी उसका तरीका सिखाना चाहिए. चुप करो के बजाय टेल योर डॉटर हाउ टू असर्ट योरसेल्फ, कि यार असर्टिव तरीके से बात करो. अगर कोई चीज बुरी भी लग रही है, यार देखो ऐसा होता है कि आपका अपने हस्बैंड से तो निकाह है ना, और वो तो कितना क्लोज रिलेशनशिप है, और आपके हस्बैंड की फैमिली होती है वो, तो ऑब्वियसली यू नीड सम सपोर्ट, क्योंकि और हस्बैंड भी इन द मिडल ऑफ हिज फैमिली एंड हिज वाइफ होता ही है. वो चाहे जितना अपने आप को निकाले, वो उस चीज से नहीं निकल सकते. फैमिली डायनामिक्स ही है, या तो आप फिर कंप्लीटली न्यूक्लियर फैमिली में रहें और फिर आप चिल करें कि मुझे अपनी बीवी और अपनी फैमिली में बैलेंस नहीं करना. बट इफ दैट्स नॉट हैपनिंग, देन यू आर इन द मिडल ऑफ इट. आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, चुप रहो का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि चुप रहो करके ना फिर आप बिटर हो जाते हैं. अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे एकदम से वो निकल आपका, फिर वो बिटरनेस या वो हस्बैंड पे निकलती है, या फिर आप एक दिन फटते हैं और आप फिर ससुराल से बदतमीजी करते हैं. तो इट्स बेटर कि देन एंड देयर मसले सॉल्व हो जाएं. और जैसे अब हम इस स्टेज पे आ गए, इतने ढीठ हो गए कि अब हम कहते हैं बस सुन ले, मैं भड़ास निकाल रही हूँ, बस सुन ले मेरी. आप कुछ करिएगा करने के लिए कोई चाहिए ना, तो आपको वेंट करना है, अपने दिल का गुबार निकालना है, दिल का. अच्छा, मैं वैसे अपनी पता नहीं मुझे बात शेयर करनी चाहिए. मैं और आतिफ हम लोग बहुत गॉसिप करते हैं. मैं सिर्फ एक बंदे के साथ बहुत गॉसिप करती हूँ, दैट्स माय हैबिट. मैं जरा गॉसिप करती हूँ, कहते हैं बुरी बात हो तो कोई जरूरत नहीं. मैं यार मतलब आप ही से कर रही हूँ गॉसिप, बट लाइक गॉसिप नहीं गलत सोच रही हूँ तुम. एक बड़े मजेदार सी बात हुई थी कि उस टाइम पे ये होता था कि मोबाइल फोन्स इतने कॉमनली नहीं अवेलेबल होते थे, और वो PTCL होता था जो कि एक लाउंज में रखा हुआ होता था ससुराल में ना, कि बीच में लाउंज में रखा हुआ है, और वो जिसने भी आके वहीं पे बात करनी है. तो मुझे खाना पकाना नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था. मतलब शायद कोई एक आध डिश बनानी आती हो तो आती हो. अब मैं ना हर थोड़ी देर बाद लाउंज पे आऊँ, और जब मुझे खाने पकाने की मेरी टर्न हो, हमारी सास ने टर्न बना दी थी कि भाई एक दिन जेठानी बनाएंगी, तो एक दिन मैं बनाऊंगी, एक दिन वो खुद बनाएंगी. तो मैं आके बैठ जाती थी, अम्मी को फ़ोन कर रही हूँ चुपके चुपके, अम्मी भिंडी की रेसिपी बता दे, भिंडी. और अम्मी अपना सर पीट लेती थी कि भिंडी की भी रेसिपी तुम्हें चाहिए, मतलब इतनी दफ़ा तुमने मुझे पकाते हुए देखा है. नहीं, उनको होता था कि पकाते हुए देखा है तो आनी चाहिए. भाई नहीं आई ना, पकाते हुए देख के भी नहीं आई, कभी ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों पर. तो मैं जो से भिंडी की रेसिपी पूछी, फिर मैं किचन में गई, जाके मैंने थोड़ा सा किया, फिर मैं भूल गई, फिर वापस आई, मैंने फोन किया, अम्मी अब क्या करना है. मैंने कहा लिख लो. मैंने कहा नहीं, अभी रजिस्टर लेके नहीं बैठ सकती, मतलब सब गुजर रहे हैं, क्या सोचेंगे कि मैं लिख रही हूँ ना. फिर पूछा, फिर चली गई. आते जाते ना फिर मेरी सास काफी देर से देख रही थी. उन्होंने कहा बेटा कोई मसला है तो बताओ. मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है. उन्होंने कहा तुम जाती हो फिर चूल्हा बंद करके आती हो, फिर फोन करती हो, क्या मसला है. मैंने कहा कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है. यही चलता रहा ना, और इस तरह करते करते वो मैं बनाई थी कुरकुरी भिंडी नहीं आती, वो जल गई. ये सब करते करते ना, तो वो उसका नाम सबने ना झुरझुरी भिंडी रख दिया. वो कुरकुरी के जाए झुरझुरी हो गई, काली काली हो गई. तो फिर मेरी सास ने मुझसे पूछा कि बेटा ये किस रेसिपी से बनाई थी. तो मुझे समझ ही ना आई. मैंने कहा वो मैंने तो अम्मी से पूछा. तो कहने लगी तुम फोन पे जो कर रही थी अम्मी से पूछ रही थी. मैंने कहा जी वो इतनी देर में मैं पहुंची, तो उतनी देर में वो जल गई, मैं चूल्हा बंद करना भूल गई थी. मैंने कहा बेटा ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, तो मुझे बता दो तुम्हें खाना पकाना नहीं आता. तुम्हारी अम्मी ने हमें बताया हुआ है कि तुम्हें खाना पकाना. अच्छा, इसकी बात से ना मुझे ये चीज याद आई कि एक तो तुम्हारी सास बहुत अच्छी थी, बड़ों का समझदार होना बहुत मैटर करता है शादी में ना, कि जो घर के बड़े हैं वो किस तरह लेके चल रहे हैं, वो दैट मैटर्स अ लॉट. दूसरा है कि जो तुम जो बात कह रहे हो कि हम लोगों को जो जाते ही ओवर एफिशिएंट बनने का शौक मिलता है कि हमें सब आता है, और ये बताना नहीं है कि हमें तो कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल वेले हैं. तो ये भी एक बहुत गलत मिसकंसेप्शन है जो मैंने वक्त के साथ सीखा कि नहीं आता, हाँ नहीं आता, बट आई एम विलिंग टू लर्न. ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं आता, हाँ नहीं सिखाया अम्मी अबू ने, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. जैसे हम बड़े शर्मिंदा हो जाते हैं ना, अच्छा हमें रोटी डालनी भी नहीं आती, अच्छा हमें पराठा डालना, मुझे कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ पराठा डालना और आमलेट बनाना आता था. बट देन डंके की चोट पे आप बता दें कि भाई नहीं है मुझे, बट आप सिखा दें, सिखा सकते हैं तो सिखा दें. नहीं लिटरली मेरी फिर सास ने मुझे जितनी भी कुकिंग आती है ना, वो मेरी सास ने ही मुझे सिखाई. और आज मैं अम्मी से कहती हूँ तो अम्मी बड़ा जेलस फील होती है, हाँ हमने तुम्हें कुछ सिखा के ही नहीं भेजा. मैं कहती हूँ हाँ अम्मी आपने नहीं सिखा के भेजा था, मतलब नहीं कुकिंग नहीं सीखी थी, उन्होंने ही सिखाई. नहीं ये बड़ी वाकई में यमुना, मैं तुम दोनों की बात से इस बात पे एग्री करूंगी कि सिखाने वाले, जैसे मेरे साथ ये हुआ था
कि हम लोग जो है, मेरी आदत है मैं रात को 1 कप दूध पीती हूँ, बचपन से आदत थी, और मैं चीनी डालती थी उसके अंदर, तो मेरी हैबिट थी। तो मैंने कहा आतिफ आपको भी दे देती हूँ मैं साथ में, मैंने उसमें मैं अपना 1 चम्मच डालती हूँ, मैंने आतिफ को भी डाल दी, और मैं घोल कर मैंने ले जाके आतिफ को दिया। आतिफ बिल्कुल चीनी नहीं पीता किसी भी चीज में, वो पी के नहीं, क्या है इतना, क्या डाला इसके अंदर, इतनी मीठा इसमें क्या है, मैं क्या चीनी डाली। अच्छा सब बैठे हुए थे, पूरी फैमिली बैठी हुई थी, वो जो मेरे दिल पे लगी, मैं कहा आज के बाद से मैं आपको 1 गिलास पानी भी नहीं मिला के लाइक मुझे वो इतना लगा। अब उसमें ये था कि अब मैं सोचूं मुझे हंसी आ रही है, लेकिन उस वक्त ना आई थिंक 2-3 हफ्ते हुए थे हमारी शादी को, और मैं अपने घर में लाइक द मोस्ट पैम्पर्ड, और कभी हिल के कभी कुछ किया ही नहीं, अम्मी आके कुछ निवाले मुंह में डाल, मतलब अब ऑब्वियसली आई कैन नॉट फील गिल्टी अबाउट द लव आई हैड ना, मैं उस पे तो गिल्टी तो नहीं हो सकती। अब मुझे आदत नहीं, और मैं अब ये सोच रही हूँ, अब मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ जो मैं अपने लिए बना रही हूँ वही मैं बनाऊंगी। मैंने अपनी तरफ से उसमें इतने इमोशंस है, आते कि ये क्या है, इतने गंदे इसमें क्या डाला तुमने, वो भी चीनी, सब लोग देख रहे हैं कि पता नहीं क्या पिला दिया, क्या डाल के दे दिया हमारे बच्चे। मैं यार इतना मैंने आतिफ से कहा यार मुझे नहीं पता, आतिफ से तुम पी लो ये अच्छा मैं आतिफ ऐसे ही बात करते एक दूसरे से, तो दैट वुड हैव बीन नॉर्मल, लेकिन जो मैंने वो दिल पे लिया, तो मैंने पता नहीं कितने टाइम तक मैंने आतिफ को कुछ सर्व नहीं किया इस चक्कर में, मैं कहा मैं नहीं दे रही। अच्छा मुझे ना वो बताओ, हाथ बटाई की जो रस्म होती है उसमें वो कोई हाथ बटाई कौन सी, खीर वाली, खीर बनाते हैं, हाथ खीर बनाई थी मैंने, बनाई थी और ये और बात है कैसी अच्छी तरीके से हो गई थी। बस वो 10 लोग उसमें मेरे साथ ही थे, वो मेरी स्किल्स देखते हुए वो आ गए कि बेटे आप रहने दें, बस आप ऐसा करिए 1 दफा चला दे, बस यही कर दे यार। अच्छा मुझे ये पता लगा था कि खीर पकाई जो यहाँ होती थी मेरे ससुराल में, उसमें दोनों चीजें थी, या तो आप फुल फ्लेज खीर खुद बनाए, तो मैंने ये कहा कि मैं बना लूंगी खीर। मैंने 1 दफा घर में ना खीर बना ली थी शादी से पहले, जस्ट इन केस देख लूं कि क्या होता क्या है, तो वो मैंने अम्मी और बाजी के सुपरविजन में 1 दफा बना ली थी कि अगर हुई तो हुई। वैसे हम इतनी रस्में हमारे घर में होती ही नहीं थी, तो इतना मुझे आइडिया नहीं था। अम्मी ने कहा 1 दफा खीर बना लो, तो अब मैंने ये सोचा, तो मैंने जो खीर बनाई थी घर में वो थी, वो आई थिंक 1 लीटर दूध की होगी, वो तो वो छोटी सी होती है, वो बन जाती है। अब मैं फुल ना कॉन्फिडेंस के साथ कि खीर तो बहन को बनाने आती है तो मैं बनाऊंगी। अब मैंने बड़े मजे से गई थी सास को, मैंने कहा आंटी खीर बना लेती हूँ मैं, और फिर ना मैं ताकि वो हो जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल पैर पे कुल्हाड़ी मार लेती हूँ। अच्छा आंटी ने कहा हाँ ठीक है सारा कुछ, आंटी ने चलो मैं दूध और चावल वगैरह ना, सुबह मैं गई 10 लीटर दूध बढ़ावा और कह रहे वो तो हम बांटेंगे ना सारी फैमिली में और सारे नेबर्स में, ये मैंने 10 लीटर में मैं कैसे हैंडल करूंगी, उसमें फिर चावल कितने डालेंगे मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो आतिफ कह रहे तुम लोग पैनिक क्यों हो रही हो, अम्मी इज गोइंग टू टेक, मैं कहा ये मेरी तो नहीं हुई ना, मैं तो नहीं बना सकती। वो लिटरली सिर्फ ये था कि मैंने बस जाके, आंटी ने सब कुछ किया क्योंकि वो इतना बड़ा पतीला था और वो इतनी सारी खीर बननी थी, तो मैंने जाके बस मैक्सिमम उसमें चम्मच चलाया था। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा तो मेरा तो हाथ इसमें है नहीं आंटी को, तुम हाथ डाल दो तुम्हें इतनी टेंशन है तुम हाथ डाल दो, हम कह देंगे इसका हाथ है। जो बड़े तमाशे होते हैं, मेरी जो खीर बटाई हुई थी ना, हमारे यहाँ ससुराल में होता है कि खीर के साथ आपने कोई एक सालन, मतलब खाना भी प्रॉपर बनाना है और पूरे खानदान को इन्वाइट किया जाता है। तो कोई 30 से 40 लोग थे। अच्छा फिरनी बनानी आती थी मुझे, खीर तो खैर नहीं, और वो प्रैक्टिस अम्मी यहाँ से करके आई थी, जो 2 चंद चीजें आती थी उनमें वो आती थी, वो बन गई सेट तरीके से ना, पता नहीं 5 किलो 6 किलो जो भी था वो बना दी मैंने। अब दूसरा सालन में क्या बनाऊं, तो मेरी सास ने एडवाइस किया कि बेटा ऐसा करो चिकन कढ़ाई बना लो, सबसे ईजी है और वो तुम बना लोगी। अच्छा जी, अब चिकन कढ़ाई की रेसिपी पहले तो हमने जो है वो देखी कि कैसे बनती है क्या होती है। अब उसमें ना वो 5 किलो टमाटर, अब जो चीज़ ना वो बड़ा मज़ेदार है, वो 5 किलो टमाटर मैं पहले वो 5 किलो टमाटर पूरे दिन काटती रही, इनको इतने छोटा काटती रही। अच्छा अब मेरी जेठानी आ रही है, मुस्कुरा के जा रही है, कह रही है घुल जाएंगे। मैंने कहा नहीं अभी तो आप देखिए, अभी मैं करती हूँ। जब वो पूरे 5 किलो मैंने काट लिए, दोपहर से शाम हो गई थी, फिर मैंने उन सारों को ग्राइंड किया। ओह माय गॉड, मतलब अक्लमंद अनिला थी माशाल्लाह से। हाल हो गया कि तुमने काटे क्यों थे, ग्राइंड करना इतनी माशाल्लाह। अच्छा वो मैंने चढ़ा दी ना, चिकन भी साथ डाल दी, सब कुछ डाल दी। अब क्या हुआ कि वो चिकन तो गल गई फौरन ही, और टमाटर जो है वो उनका पानी तैर रहा है। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, एक बोटी उठा के देख रही हूँ कि उसकी हड्डी से ना उसको जो लेग पीस होता है उसको मुझे चुपका क्या बन रहा था। तो हमारी सास ने ना एक उसको मेड को भी बुलाया हुआ था हेल्प करने के लिए, तो वो खड़ी हुई देख रही थी। उसने कहा बाजी मैं आपको एक मशवरा दूं, आप बाइंडिंग करें। मैंने कहा दो। तो उसने कहा आप सारी ना चिकन की बोटियां
छलने वाला चमचा नहीं होता, उसने कहा आप उससे निकालें और निकाल के अलग रख दें, इसमें फ्लेवर आ गया है, अब आप इसके टमाटर का पानी सारा खुश्क करें, फिर आप आखिर में डाल के और दम दे लीजिएगा। तो मैंने ऐसे ही किया, तो अल्लाह का शुक्र है फिर वो बच गई मुर्गी। वो बच गई, वरना उसकी सारी बोटियां जो है ना वो अलग अलग तितर बटेर नहीं थे। मतलब इस हद तक बेवकूफियां हम लोगों ने जो है वो की हैं शुरू में कि नहीं पता बेवकूफ होंगे नहीं। आई थिंक अंडर प्रेशर आके थोड़ा हम अपने हवास वाख्ता हो जाते हैं, भूल जाते हैं। मुझे भी अपनी खीर क्योंकि बनाना बिल्कुल नहीं आता, बिकॉज मेरे अलावा आई थिंक वो सबने बनाई होगी, नो आइडिया। अच्छा ये बताओ कि 12 बजे सो के उठते हैं सुबह उठते? नहीं भाई, हमारे यहाँ तो बहुत शदीद, सवाल। हमारे यहाँ बहुत शदीद जो था वो कर्फ्यू था, और दफा 144 लग जाती थी कि अगर आप जो है ना वो सुबह फजर पे बहुएं उठ के किचन में नहीं गई हुई हूँ। रियली? हाँ, तो हमें तो फजर मजाक में की बोला था। नहीं हमें फजर की अजानों पे उठ के किचन, और किचन भी हमारा ऐसा था कि रूम्स हैं, फिर बहुत बड़ा सा गार्डन है, वो मैंने पहले भी बताया था और भी स्टोरीज में, और उसके बाद फिर पूरे बिल्कुल आखिरी किनारे पे जो है ना वो किचन है हमारा। तो हम वो पूरा उबूर करते हुए नींद में आंखें मिलते हुए जाते थे, और जाके नाश्ते के लवाजमात जो होते हैं ना, फजर की नाश्ते के अलग नवाजमात होते थे, तो वो सारी आपने सर्व करनी है, तो वो हम करके लाके सारे घर के मर्द जो थे वो जमात के साथ नमाज पढ़ते होते थे, घर के अंदर ही जमात लगती my थी, goodness। वो सर्व करते थे, और उसके बाद फिर हम सुबह की तैयारी करते थे। तो ये फजर पे आपकी जो अटेंडेंस होती है ना वो अच्छा लाजमी अनीता है। मुझे बताओ हाँ, इस कैसे तमाम, पूरी है? हाँ मैं ये कह रही हूँ कि इस तमाम सिनेरियो में जैसे एक घर का माहौल था, हाउ डिड यू फील एज अ नई नवेली? क्या तुमने कोई टैंट्रम किए, या मतलब मैं तुम्हारे तासुरात जानना यार चाह रही हूँ क्योंकि मैंने- मुझे सुन के बहुत ऑड लग रहा है, बिकॉज मैं तो नहीं, आराम से मैं टेंट्रम नहीं कर सकी क्योंकि मेरे दिल में इतना खौफ था। अच्छा होता मजे का सीन ये था कि मेरे जो ससुर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे फजर की नमाज को लेके, तो मेरे दोनों देवर उठ जाते थे, मेरे चचा ससुर उठ जाते थे, उनका बेटा उठ जाता था, और जो मेरे हस्बैंड थे ना वो नहीं उठते थे, वो फजर पे उठते ही नहीं थे। तो वो एक शोर हंगामा शुरू होता था जो मेरे ही दरवाजे के साथ होता था, तख्त लगे हुए थे बाहर लाउंज में, तो वहां शुरू होता था शोर हंगामा ना, उठता नहीं है और ये है और वो है। और वो जो रामपुर वालों की स्पेशल जुबान होती है जो वो तारीफिया कलमात कहते हैं, वो इतने शानदार होते थे कि मैं रोती रोती खुद ही बाहर निकल जाती थी। ये तो इंटरव्यू में आ गई, मुझे परवादे में आ मैं बाहर गई। निकल जाऊं जल्दी से। तो वो हंसते भी थे, कहते थे कि तुम मुझे कह रही ना तुम क्यों इतना दिल पे लेकर जाती हो, लेकिन मेरे लिए वो चीजें बहुत बड़ी थी कि मतलब क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। तो मैं तो डर के मारे, मुझे सिर्फ डर था, खौफ यूजुअली था। ये इश्यूज होते हैं ना कि बहू रानी 12 बजे उठ रही हाँ, हैं सो नहीं, के, नहीं, और ये ये वो होता सवाल भाई। नहीं पैदा होता। मुझे मैंने फार्मेसी किया है इवनिंग प्रोग्राम, ठीक है, तो मेरी क्लासेस स्टार्ट होती थी 1-1:30 बजे, 1:45-2 बजे, तो मैं मतलब वैसे ही वो थी, आदत ही नहीं थी कि सुबह उठना है। मैं घर आती थी 8-9 बजे, 8-8:30 बजे। अब मैं घर आई हूँ, मैंने अपना असाइनमेंट भी करना है, मुझे कल दोबारा जाना है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, खाना भी खाना है, थोड़ा सा बंदा रिलैक्स भी करता है फिर, तो मुझे रात वैसी आदत ऐसी सेट हो गई कि रात को देर तक जाग रहे हैं और फिर सुबह थोड़ा देर तक उठ रहे हैं। उसके बाद फार्मेसी के बाद हॉस्पिटल क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, हॉस्पिटल में शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट्स, तो आपका जो बायोलॉजिकल रूटीन भी होता है ना वो भी आउट हो जाता है। तो मेरी तो जैसे अभी भी आई स्ट्रगल इन द मॉर्निंग्स, मुझसे सुबह उठा ही नहीं जाता। तो जब मेरे हस्बैंड वो हैं रात के 10 बजे स्विच ऑफ, वो 10 बजे के बाद ना वो लिटरली मुझे ऐसा लगता है ऑटो पायलट पे उनका दिमाग चल रहा होता है, वो होश में नहीं होते हैं वो बहुत ज्यादा, उनको सोना होता है कि मेरी आदत है इस तरह की, और सुबह उठ जाते हैं। तो अब आतिफ जब देख रहे होते थे कि मैं क्योंकि इतने टाइम बाद ऐसा हुआ था शादी के बाद, क्योंकि मैं लाहौर शिफ्ट हुई थी तो जॉब छोड़नी ही थी मुझे, बट आई वाज लुकिंग फॉर जॉब्स, तो मेरा वो एक अनएम्प्लॉयमेंट वाला टाइम था। तो मैं सुबह उठती थी, लिटरली मैं ज़ॉम्बी की तरह उठ रही होती थी, मुझे ना ये लगता था कि मेरा फर्ज है एज अ वाइफ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आतिफ से मुझे बोला तुम्हें आता है नाश्ता बनाना? हो रही हो सही है, जितना मुझे पता है तुम बनाओगी क्या? अच्छा ये था कि मेड होती थी चीनी वाला दूध। अच्छा वो मेड होती थी तो वो कुकिंग वगैरह वो होता था, तो दैट वाज टेकन केयर ऑफ, लेकिन मुझे ना फिर भी पता नहीं कुछ गिल्ट होता था हमें, हाँ, कि नहीं, आई शुड, अ गुड वाइफ शुड वेक अप एंड मेक ब्रेकफास्ट। ना चाय में इन लोगों के मतलब की बनाती थी, क्योंकि चाय कराची वाले जो है ना वो थोड़ी ओरिजिनल चाय पीते हैं, और जो मैंने वहां पे देखा ना वो लिटरली वो लाइट ब्राउन किस्म की चाय होती है, जो कि आई डोंट कॉल इट चाय, दैट वो चाय के नाम पे वो बहुत बड़ा धोखा है जो हो रहा होता है। अब आतिफ की भी यही थी कि वो इतना सा कप पियेंगे और वो एक अजीब सी चाय होगी, बिल्कुल ही पानी पानी सी। मैं कहा आई एम सॉरी, मैं तो ये नहीं बना के दे सकती आपको, तो मतलब आप अपना नाश्ता ना खराब करें, आप चिल करें। तो मेरे साथ ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन जिसको भी ये पता लगता है कि अगर कोई मेहमान है या कोई एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं या इवन फैमिली है, तो दैट वाज अ वेरी ऑड थिंग फॉर एवरीबडी टू एक्सेप्ट कि मेरा हस्बैंड भी चिल है,
कि उसको नहीं चाहिए कि यार तुम, बल्कि मैं अगर उठती भी थी ना तो आतिफ अपना नाश्ता भी साथ शेयर कर लेते थे कि तुम लोग उठी गए, तुम खा लो थोड़ा सा। मतलब हमारी कुछ इस तरह की डायनामिक्स थी। बट आई रियलाइज्ड कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर यानी सोसाइटी एज जनरल टू एक्सेप्ट दिस कि यार ये तो नहीं हो सकता। और मैंने फजूल में इतना प्रेशर लिया उस चीज का। मैं इतने टाइम तक, यानी जो शादी के पहले साल की बुरी बात है, गिल्ट, इतनी तरह का गिल्ट मेरे अंदर बैठता जा रहा था। और ना मैंने एक तरह से ये चीज इंटरनलाइज कर ली कि मे बी आई एम नॉट अ गुड वाइफ, यू नो। क्या आप इतना सुन रहे हैं एक चीज को तो आपको हो रहा है कि यार इतना नाश्ता बनाती है, ना कपड़े साफ करती है, ना घर का कोई काम करती है, ये तो भाई ये बंदी नहीं क्या कर रही है। आई थिंक इट्स अबाउट यू एंड योर हस्बैंड। एज लॉन्ग एज आप और आपके हस्बैंड में ये अंडरस्टैंडिंग है तो फिर वही बात है ना कि इसमें बड़ों का मेच्योर होना बहुत काउंट करता है। क्योंकि लोग तो, अगर आप अच्छे हस्बैंड वाइफ होंगे तो भी बातें होती हैं इन अदर फॉर्म, किसी ना किसी फॉर्म में। और अगर आप लड़ रहे हैं तो बिल्कुल ही होती है बातें। तो लोग कहेंगे, हाँ, लोगों का काम है कहना। बट इट्स जस्ट दैट कि आप और आपके हस्बैंड की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अगर लाइक मुझे तो ऐसा फील होता है कि अगर आप कहीं सुन रहे हैं कि लोग आपके बारे में जजमेंटल हो रहे हैं या कुछ आपके बारे में इस तरह कह रहे हैं, तो आप कुछ चीजों को ना सर्टन बातों में क्लियर कर सकते हैं। नॉट नेसेसरली कि मैं उनसे बैठ के बात करूं कि सुने आपको मेरे बारे में ये गलत फहमी है, मैं ऐसी नहीं हूं। बट व्हेन यू आर हैविंग अ जनरल कॉन्वर्सेशन, किसी भी फैमिली गैदरिंग में या लोग आए हुए हैं बैठे हैं, तो यू नो इन अ सटल वे आप अपनी बात अंडर द टेबल कह सकते हैं। ये आपकी स्मार्टनेस है। तो मुझे लगता है कि बजाय आप लोगों से डायरेक्टली कन्फ्रंट करें या अपने आप को जस्टिफाई करें, बाज़ दफा अनकही में क्या कहते हैं वो, आप कुछ कुछ भी जाते हैं। और कह भी गए वाली सिचुएशन होती है। मैं बड़ा एनवी करती हूँ उस स्किल को। ये होता है लोगों में, ये होता है। ये आप अंडर द टेबल आप कह सकते हैं लोगों को ना। मुझे ना ये चीज मैं स्ट्रगल मैं इवन, तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ना। हाँ, मेरे साथ ना ये है कि मुझे ना पैसिव कम्युनिकेशन आती ही नहीं है। और हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक आप चीज डेवलप नहीं कर सकते, हाँ एक सर्टेन उसमें, बट तो अब अजीब सा रिप्लाई इस बात का, यू नीड टू केयर इफ यू डोंट केयर देन यू डोंट कम्युनिकेट। क्योंकि ना मुझे याद है व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मेरे ससुराल में ना नाम, मतलब ऐसे चीख मैं बहुत लाउड थी, जैसे आप लोगों को लगता है, पता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो मेरा ये था कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी एंड माय ससुर यूज्ड टू बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो एक दिन ना मैं अपने हस्बैंड को आवाज दे रही, तो मैं ऊपर से ना सीढ़ियों पे आधी लटक के ना लाइक शुएब आवाजें लगा दी खुद ना, एंड शुएब तो आई नहीं, ससुर मेरे आ गए। शुएब के अब्बा आ गए। शुएब के अब्बा ने कहा कि अरे ये आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा जी क्या कर रही हूँ? एंड ही वाज लाइक इतनी जोर से तुम चीख रही हो, इस तरह नहीं चीखो अपने शौहर का नाम, तुम नीचे आ जाओ, नीचे आके वो। मेरे लिए वो बहुत अजीब सी बात थी कि मतलब नाम में किस तरह बुलाऊं फिर अपने शौहर को, मतलब क्या आप जी सुने जी, ये तो हजम ही नहीं होता। फिर जब मैं नीचे, हाँ ए जी महानूर के अब्बू, तो वो मैं फिर जब गई अपने ससुर से पूछने, तो उन्होंने कहा कि नहीं नाम लेने में कोई मसला नहीं है, बट तुम इतनी जोर से अपने शौहर का नाम चीख रही हो मोहल्ले को। तो आई वाज लाइक अच्छा। तो मतलब देन यू आर लाइक कि अच्छा, मतलब आपको समझ आती है कि कितना डिफरेंट सोच है या वो यू नो डायनामिक्स अलग है। तो वो यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट कि ठीक है उस वक्त आपने नहीं किया, बाद में वो उसी बात पे हम अभी खुद भी बैठ के ससुराल में भी हम कभी हंसते हैं इस बात को लेके, इस तरह की। हाँ, लेकिन उस वक्त वो चीज आपको, वो कहते हैं ना चूज योर बैटल्स, सम थिंग्स आर नॉट फाइटिंग फॉर, कि ये वाला ऐसा इशू नहीं था कि आप इसमें मैं मुंह बनाऊं या मैं, तो ये वाली जो पेटी इशूज है ना उनको डाइसेक्ट करना बहुत जरूरी है कि क्या ये इसी बात से एक्सटेंड करूंगी। अगर एक इशू आपके नजदीक पेटी है, सही, और अब हम शदीद उसकी बात कर रहे हैं कि अभी नई नई शादी हुई है, 6-7 मंथ्स हुए हैं शादी को, एक इशू आपके नजदीक इस तरह का है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कि यार, मतलब जेन्युइनली यू थिंक कि यू नो कि ये कोई इस तरह की बात ही नहीं है, कि हाउ डू यू एड्रेस इट। अगर आपके सामने कोई इस तरह का कोई इशू लेकर आ रहा है, कोई बहुत ही, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी बात करती हूँ, ऑल्दो ये तो खैर इशू है बड़ा, कि अब जैसे कि ये वाली चीज स्टार्ट हो जाती है ना, शादी जैसी होती है, कुछ महीने बाद गुड न्यूज, एंड इफ यू डोंट हैव अ गुड न्यूज तो उसमें फिर बैजरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और ये कुछ फैमिलीज में बहुत ज्यादा होता है और कुछ फैमिलीज चिल होती है। मेरी फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं होता इस तरह का, हम लोग तो कुछ भी नहीं पूछते हम लोग तो पता नहीं, मुझे तो खैर बिल्कुल ही इस चीज की आदत नहीं है कि कोई इस तरह से पूछे। और मैं ना इस बात को एड्रेस ही नहीं कर, मतलब मैं इसमें जवाब ही नहीं दे पाती। मतलब मेरे नजदीक एक ऐसी चीज है कि यार आप कौन, मैं क्या, मतलब क्या जवाब होगा इसका? No. How do you guys deal with that?
या कैसे डील किया कि कभी कोई इस तरह की चीज आई कि जो आपके लिए वो इस तरह की है कि यार ये आई एम नॉट गोइंग देयर, ये तो ये तो इस पे तो मैंने आपको एंटरटेन ही नहीं करना है ना किसी भी किस्म का, तो हाउ डू यू डील विद दैट? अच्छा, मेरे तो खैर मसले ही अलग थे ना बिल्कुल, क्योंकि लव मैरिज के तो मामलात ही अलग होते हैं। उसमें तो ये होता है कि मतलब ओ ये तो लव मैरिज है, वैसे बदनामे जमाना होते हैं आपकी भाई। अच्छा, पूरे खानदान की पहली लव मैरिज थी जो उनके खानदान में, जो पहली हमारी थी ना, तो वो सभी क्या चीज आ गई है, तो वो हर कोई मतलब एक वो देख रहा होता था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी फ्लॉ नजर आए तो हम उसको पकड़े। अब मेरा और राजी का शुरू में ही हमने वेरी फर्स्ट डे हमने ये चीज डिसाइड कर ली थी, उस इंसिडेंट के अलावा जो मम्मी पापा के यहाँ गए थे, कि हमारा जो भी झगड़ा है, जो भी टेंटा है, जो भी कुछ है, हमारे आपस के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमने बेडरूम से बाहर नहीं निकलने देना है। तो कभी किसी को पता ही नहीं चला कि और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नहीं पता चलता कि हमारा झगड़ा हुआ है, बच्चों को भी नहीं पता चलता कि हम झगड़ा करके बैठे हुए हो जाते हैं बड़े बड़े झगड़े। तो उस वक्त भी हमने यही चीज़ डिसाइड की थी। अब होता क्या था कि वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं और जैसे खाना खा के वो उठे, थोड़ी देर के बाद मैं भी उठ गई, तो मेरे ससुर कहते थे वो आंखों में कहता है, ये आंखों में देखती हैं, उठ जाते हैं इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग, कहते थे इन दोनों की जो Oh my God, अनीला, I have to say something. अच्छा, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मतलब क्या कह रहे हैं। उस टाइम मुझे नहीं समझ में आता था कि ये मुझ पे टॉन्ट हो रहा है, मुझे नहीं पता चलता था कि मेरे बारे में कहा जा रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह करके और उठ के और चली गई। और जो तुमने पेटी इशू की बात की है ना, तो हाँ, मेरे साथ ये हुआ कि मेरी जो जेठानी है वो एक दफ़ा ना अपने मैके चली गई, और शादी का पहला ही साल था, कोई इवेंट था घर पे जो हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो अब मैं इंतजार कर रही हूँ आएंगी, वो नहीं आई। तो मैंने जाके अपनी सास से पूछा, मैंने कहा कि अम्मी क्यों नहीं आ रही भाभी? तो अब वो चुप ना, अब मैं 2-3 दफा पूछ रही हूँ क्यों नहीं आ रही, अजीब आप पीछे लग जाते हैं छोटे बच्चों की तरह, क्यों नहीं आ रही। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा वो तुमसे नाराज होके गई हैं। I was so clueless, मैंने कहा मुझसे मैंने क्या किया? और कोई तो नाराज नहीं है मुझसे जिसका मुझे नहीं पता। नहीं, वो जिससे वो नाराज हुई है वो मैं। लिटरली मैंने कहा मैंने क्या किया, मुझसे क्यों नाराज होके गई? हमारी तो अच्छी बातचीत थी। तो पता चला कि जिस दिन वो गई हैं उस दिन की सुबह जैसे हम किचन में जाके नाश्ता बनाते हैं, तो वो नाश्ता बना रही थी किचन में, मैं उठ के गई और मैं अपनी धुन में मगन थी, नींद में थी, क्या थी, मैंने नाश्ता बनाया और मैं आ गई, मैंने उन्हें सलाम नहीं किया था। ओहो। तो वो इस बात पे कि मैंने उन्हें सलाम नहीं किया, छोटी भावज होते हुए वो अपने मैके चली गई नाराज होकर ना, कि जब तक अनीला हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगी, जब तक हम घर वापस नहीं आएंगे, और उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया। तो मतलब मुझे जब ये बात पता चली, मैंने कहा मियां आप उन्हें बुलाएं, मैं उनको सुबह शाम दिन रात सलाम करने को तैयार। सलाम करने में ऐसी कौन सी बड़ी बात है, तो बंदा नाराज होकर चला जाए। लेकिन आप जाहिर देखो बात वही आ जाती है कि जब आप दूसरी जगह जाते हैं ना, आपको किसी की मेंटालिटी का नहीं पता होता, कौन आपकी किस बात को कब माइंड कर जाए, और वो उनकी सोच किस हद तक है कि वो कहाँ तक और सोच रहे हैं। दूसरा नीला ये भी बहुत मैटर करता है कि जो चूज योर बैटल्स वाली बात है ना, और तुम ये कहती कि हाउ यू डील विद इट, ईदर यू कम्युनिकेट, बट समटाइम्स दूसरा बंदा उस मेंटल लेवल का होता ही नहीं है, exactly. आपकी कम्युनिकेशन नहीं वर्क करती। तो इन दैट केस यू जस्ट नीड टू कीप योर डिस्टेंस। आप बदतमीजी ना करें, मेरा हमेशा ये होता है आप बदतमीजी ना करें, लेकिन आप जितना अवॉइड कर सकते हैं या अपनी किनारा कशी कर सकते हैं या जितने तमीज के दायरे में रह के इंटरैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वो मेंटल कैपेसिटी है ही नहीं कि वो आपकी उस बात को समझ सकें। वेवलेंथ तो नहीं मिलती। हाँ, लड़ाई इज नेवर अ हल, लड़ाई इज नेवर अ हल। आप जितना अच्छा हो सकते हैं आप हो लें, आप बुरा ना करें ना बुरा चाहें, लेकिन आप जैसे कहते हैं ना अपने आप को, यू ट्राई टू अवॉइड दैट पर्सन इन अ गुड वे, कि आप पोलाइटली बात करके एक्सक्यूज कर लें, क्योंकि उसका कोई फिर हल नहीं है ना, बिकॉज दूसरी पार्टी इज नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। और मुझे ऐसा लगता है जो हमें भी एडवाइसेस और एक्सपेक्टेशन और इनकी भी बात कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ना हमें जब जैसे एक लड़की की शादी हो रही है, हमें ना उससे रियलिस्टिक बातें करनी चाहिए। हमें ना ये हवाई बातें दिखाने चाहिए, बेटा आप अच्छा करेंगी तो हम सब अच्छे नहीं, ये किताबी बातें हैं, ये रियलिस्टिक एडवाइस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ना हमें बड़ी मतलब एक रियलिटी चेक नहीं होता, हमें वो देखे बेटा इश्यूज होंगे, यू विल हैव टू ग्रो अप, दैट इज नॉट योर फैमिली, दैट इज नॉट योर हाउस, थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट, चैलेंजेस होंगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि तुम शादी से पहले नहीं थी, तुम्हें सब कुछ समझने में मुश्किल होगी। हो सकता है कि कोई इंसान वाकई अच्छा ना हो तुम्हारे साथ, हो सकता है कोई इंसान अच्छा हो लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट तरीके से और तुम्हें ना समझ में आ रहा हो। दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट पीपल। रियलिटी चेक्स ये बहुत जरूरी है। मसला ये है ना कि हम इतना शदीद एक फैंटेसी में रह रहे होते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड अपनी बना के बैठे हुए होते हैं कि शादी के बाद अगर हम मूवीज की या हम स्टोरीज की भी बात करें तो यही होता है ना कि लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, बस ये दिखा देते हैं, उसके बाद का एवर आफ्टर क्या है वो नहीं बताया जा रहा होता है। और फिर ये कहते हैं
हैं कि भाई शादी जो है वो एक फूलों की सेज है, वो कौन से फूल है ये नहीं बता रहे आपके, वो गुलाब के फूल है जिसमें कांटे भी छुपे हुए हैं, तो आपने उन कांटों के लिए भी तैयार रहना है। एंड आई थिंक जो ज़ैनब ने भी बात की ना कि वी नीड टू प्रिपेयर आवर गर्ल्स एंड बॉयज एज वेल, बोथ वेज होता है ये। हम अपनी जो करंट इस वक्त सिचुएशन है, जैसे मैं अपनी बेटी से बात करती हूँ, आई टेल हर, घर में कभी कोई अगर ऐसा मसला होता है, या अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसी यूं चीज़ नहीं हुई, बट कभी भी अगर ऐसी आगे पीछे चीज़ें होती हैं जहाँ मैं एडजस्टमेंट्स कर रही होती हूँ लोगों से, तो आई टेल हर, बिकॉज चिल्ड्रन दे डू सेंस इट, उन्हें समझ आ जाती है कि कुछ अम्मा आज तपी हुई हैं, अम्मा को कोई बात बुरी है, आप बताएं या ना बताएं, उन्हें पता चल जाती है। तो अब बड़ी बेटी मेरी एटलीस्ट उस स्टेज में आ गई है कि आई कैन शेयर विद हर, एंड आई टेल हर कि देखो मानो ये हुआ, बट ये मेरा और उनका मामला है, आपको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि जैसे होता है ना कि अगर फुप्पो और अम्मा में लड़ाई हो तो बच्चे फुप्पो से बदतमीजी शुरू कर दें या इस तरह, दैट इज नॉट योर बिजनेस। लड़ाई मेरी हुई है, आई डील विद इट बिकॉज हम सिविलाइज्ड लोग हैं और ये होता है, दिस इज नॉर्मल, दैट डजंट मीन आई हेट योर फुप्पो या आई हेट योर खाला, बट ये इश्यूज आते हैं एंड वी रिजॉल्व इट। सो यू नीड टू रोल मॉडल एज वेल, ताकि आपकी बच्ची आपको देख रही है कि हाँ मेरी अम्मा को भी मसले हुए और मेरी अम्मा ने अच्छे से खुशअस्लूबी से उसको मसले को हल किया, और मेरी पप्पो बहुत अच्छी है, मेरी खाला बहुत अच्छी है, मेरी दादी बहुत अच्छी है, लोग बुरे नहीं हो जाते इस तरह के, लोग बुरे नहीं हो जाते। हाँ, यू डील विद द प्रॉब्लम, यू डोंट, जिसे कहते हैं ना, इंसान को आप बुरा पोर्ट्रे नहीं कर सकते बच्चे के आगे। हाँ, और मैं अगर इस बात से एक्सटेंड भी करूँ ना, ये बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट है यमुना, ये वो है कि वी आर लेटिंग द किड्स डिसाइड, कि बच्चे खुद डिसाइड करेंगे और बच्चे डिसाइड कर लेते हैं। उनको ये वाइब आती है कि यार मेरी कौन से रिश्तेदार हैं जो कि मतलब मुझसे सिंसियर हैं या इवन मुझसे भी मोहब्बत करते हैं, तो वो खुद डिसाइड कर लेते हैं। कितनी देसी फैमिलीज में ऐसा होता है कि ये किसी तरह से ना जबरदस्ती जोड़ के रिश्ते रखे हुए होते हैं, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने माँ बाप से लड़ रहे होते हैं दैट यू नीड टू कट टाइज विद दिस फैमिली, कि ये हमारे साथ सिंसियर नहीं है। और एक और चीज जो ये होती है ना खुद से डिसाइड करने वाली बात, अब मैं अगर थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड करूँ कि यही एक्सपेक्टेशंस वाली जो चीज़ जो मेरी बर्स्ट हुई थी, मेरी जब शादी के बाद वही जो उस तरह के इश्यूज हो रहे होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ना एडवाइस सीकिंग वाली मेरी नहीं थी, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब मुझे लगा कि यार मेरे साथ तो खैर ये, मैं तो उसमें चली गई थी कि मे बी आई डोंट नो, कि मैं शायद मैं कुछ सही नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा ये करना क्या है भाई, नहीं मैं इस रोल में फिट नहीं हो पा रही, मे बी आई एम नॉट फिट फॉर दिस रोल जो मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो आई वुड रिजॉर्ट टू माई एल्डर सिस्टर्स या मैरिड फ्रेंड्स, और वो मुझे एडवाइसेस दे रहे हैं, तो देयर वाज समथिंग ऑड अबाउट इट। मैं कहा यार ये मैंने करके देख लिया, ये भी मैंने करके देख लिया, एंड देन 4-5 साल बाद आई रियलाइज्ड, और ये एक मेरा एक वो जिसे कहते हैं ना वही जो बबल बर्स्ट हुआ, कि आपको एक सिचुएशन में जो आपकी जिंदगी है, जो आपकी सिचुएशन है, आपकी डायनामिक्स है, आप किसी और की एडवाइस नहीं लेंगे उसके ऊपर। बिल्कुल। अगर आपको वो एडवाइस लग रहा है कि यार ये मुझ पे अप्लाई नहीं होती, तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है, ट्रस्ट योरसेल्फ, जो आपको लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे इस वक्त लड़ाई कर देनी चाहिए, अब बहुत हो गया, आपको सही लग रहा है, लेकिन मैं उसमें नहीं कह रही हूँ कि आप इम्पल्सिव हो जाएं, लेकिन होता ये है कि आपको जो एडवाइस दी जा रही होती है ना, वो किताबी बातों वाली दी जा रही होती है, आज बर्दाश्त करोगी तो 100 साल बाद ये हो जाएगा। अब तो आपको होता है कि भाई ये ले मेरे हाथ, ठीक है, लेट मी हैंडल दिस, एंड वी नीड टू गिव दिस कॉन्फिडेंस टू डॉटर्स व्हेन दे आर गेटिंग मैरिड, कि यार ये ले मेरे हाथ, सही है। मतलब एक सिचुएशन में एक हद तक आपकी तरबियत काम आती है, एक हद तक आपके फैमिली के बहनों के अम्मी के इनकी एडवाइसेस काम आती है, बट देन आपकी बेटी उस सिचुएशन में अकेली है, आपको नहीं पता, आपको 10 चीजें नहीं पता, हो सकता है वो आपको बहुत सारी बातें ना बता रही हो, लेट हर हैंडल इट, और उसको बताओ कि हाँ अगर तुम्हें ऐसा सही लग रहा है देन यू शुड डू इट। एंड ज़ैनब यू आर राइट, क्योंकि लड़की जो रह रही होती है ना, दैट इज शी इज द बेस्ट पर्सन बिकॉज शी इज गोइंग थ्रू द होल थिंग। वो छोटी छोटी डेली की चीजें नहीं आप एक्सप्लेन कर पाते, दूसरों के रवैये, वो जो स्मर्क्स हैं, लोगों के आई रोल्स हैं, वो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो समटाइम्स आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते। अच्छा, जहां तक तुम बबल बर्स्ट की बात कर रहे हो, तो मेरे तो बबल बहुत ही कोई जबरदस्त ज्यादा बड़ा बबल बना लिया था। मतलब कितनी स्टूपिड थी ना, मुझे लगा था कि मैं शादी के बाद एक बेहतरीन वाइफ होंगी और मैं मतलब अपने शौहर की तमाम बातें समझ लूंगी, और आंखें, और जो तुम बात कह रही हो ना कि वो यूं वाली, मतलब यहाँ तो
यार नीला तुम्हारी सोच है, आज तक मेरे शौहर को बेचारों को ये कंप्लेन है, शौहर को, कि मेरी आंखें फट के बाहर भी आ जाएंगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड लिटरली माशाल्लाह आंखें बहुत बड़ी मेरे हस्बैंड की, लेकिन वो बेचारे मैंने एक्सक्यूज दिया, कह रहे तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, मैं तुम्हें घूरियां दे रहा होता हूँ। लाइक आपकी आंखें हैं इतनी बड़ी, मुझे पता नहीं आप घूरी दे रहे। तो ये तो मेरा एक बहुत ही कोई बड़ा बबल बर्स्ट हुआ था कि मुझे लगता था कि आई टेक द क्यूज और मैं समझ लूंगी, बड़ी समझदार हूं कि मैं ये यूं हैंडल कर लूंगी, लेकिन नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं थी। मतलब ये मेरा अपना बबल बर्स्ट हुआ था कि इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड कि एक महफिल में बैठे हैं तो किस तरह कम्युनिकेट, वो कहते हैं ना दिल से दिल को राह होगी, गिटार बजने लगेंगे, घंटे, ऐसे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। रानी निकल रही थी, बड़ा जिगजैग सा रोड था। कुछ नहीं समझ आता, जब जैसे होता ना कि कोई घंटियां नहीं बजती, कोई गिटार नहीं बजते, कुछ नहीं होता। और मेरा तो बबल ऐसे बर्स्ट हुआ था कि हम तो सोच रहे थे कि भाई शादी हो जाएगी तो घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे। और हुआ क्या? घूमने के लिए कहाँ गए? अच्छा, शादी इस तरह से हुई थी हमारी कि जैसी शादी हुई तो फौरन ही जो है ना, मतलब बकरीद के फौरन बाद हुई थी, शादी के फौरन बाद मुहर्रम स्टार्ट हो गए थे, तो कहीं इस वजह से घूमने भी नहीं जा सके कि वो मुहर्रम रिचुअल्स और ये सब चीज़ें चल रही होती हैं जगह जगह, जलसे जुलूस वगैरह सारी चीज़ें। तो हम जो है वो खैरपुर गए 9-10 मुहर्रम की हलीम पकाने। मतलब जो हमारा पहला शादी के बाद का जो ट्रिप था खाने पकाने, Oh, हमने बैठ के उस wow. वक्त जो है वो वहाँ पे जो है वो हलीम पकवाई थी कि वो पूरी देगे चढ़ती थी और मशीनें आती थी और ये लोग सारा वो हलीम बनाते थे और हम घर में बैठे हुए खोरमे बना रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रिप था शादी के बाद। क्या और बात मैं है। आज तक राजी को इस बात के ताने देती हूँ कि पहली दफा तो आप मुझे घुमाने के लिए खैरपुर लेकर गए थे, वो भी मुहर्रम की हलीम पकवाने के लिए। वो कहते हैं पूरी दुनिया घुमा दी लेकिन तुम उस चीज को नहीं भूले। ये तो ऐसी बात है, आप भूल ही नहीं एंड सकते पता है भाई। बहुत सारे बबल्स बर्स्ट होते हैं, आज तक मैं भी बताई थी, आज तक बर्स्ट हो रहा है बबल, आज तक बर्स्ट हो रहे हैं। एंड एक और जो मेरा बबल बर्स्ट हुआ, वो हमें लगता था ना कि हर चीज ये हैंडल कर लेंगे, ये कर लेंगे। लाइक मैं आई वाज वेरी, जिसे कहते हैं ना, मैं बहुत इमेच्योर थी। अच्छा। लेकिन ये कि आपको लग रहा होता है ना कि ये कर लेंगे, ये संभाल लेंगे, लेकिन इवेंचुअली इट ऑल कम्स डाउन टू यू एज अ वाइफ, एज अ बहू, एज अ भाभी, एज अ डॉटर। ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह लेके चलना है। या तो आपको ससुराल को बुरा पोर्ट्रे करना है, अगर ये आप ठान के आए हैं तो फिर ससुराल कितना भी अच्छा हो आप उसको बुरा ही समझेंगे। तो इट्स ऑल इन योर माइंड कि आप किस, अनलेस कि देखो कोई बहुत ही एक्सेप्शनल केस हो, जेन्युइनली कोई इवल लोग हों तो अलग बात है, वरना लोगों में अच्छाई ढूंढना जो है ना, ये इफ यू वांट टू बी हैप्पी बी, मेरा ये मंत्र है कि आपकी खुशी आपकी अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। उसका ताल्लुक किसी ससुराल में, किसी हस्बैंड से, किसी नंद भावज, उससे नहीं होना चाहिए। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, 100%। इट्स योर चॉइस। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप ना बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर, यानी अपने आप को इमोशनली उस तरह से डिपेंडेंट ना करें। ये बात नर्व्स पे सवार ना करें चीजों को। ऑब्वियसली वो शुरू में होती है, थोड़ा टाइम लगता है। मैं अभी बबल बर्स्ट की बात करती हूँ। मेरा क्या हुआ था कि अच्छा, मेरा और आतिफ का निकाह हो गया था, तब मैं फार्मेसी कर रही थी, तब हमारा निकाह हो गया था, फाइनल ईयर में ही थी मैं। तो वी वर इन कॉन्टैक्ट। अच्छा, अब आपको लाइफ का पता नहीं होता, तो अब आतिफ जो थे वो लाहौर में ही रहे हैं, पढ़े वहीं पे ही, सारी एजुकेशन सारा कुछ, लेकिन आतिफ के पेरेंट्स रहते हैं ओकाड़ा में। लेकिन इस तरह से था, यानी जब हमारी रिश्ता भी हो रहा था सारा कुछ, तो हमने यही उस टाइम पे प्लान किया था कि हम, क्योंकि आतिफ लाहौर में रहते हैं तो ऑब्वियसली मैं भी लाहौर में रहूंगी, बट कुछ इश्यूज इस तरह के हुए और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स इस तरह के हुए, यानी कुछ चीजें चेंज हो गई, यानी बिजनेस में या इस तरह की सेटअप हुआ दैट आतिफ हैड टू गो बैक टू ओकाड़ा नाउ। तो अब ऑब्वियसली वो मेरे लिए भी डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। क्या अब आतिफ ने मुझे ये बोला कि यार या तो हम रुखसती अपनी 4-5 साल फिर डिले करें, यानी मेरे पास ये 2 ऑप्शंस थे कि या तो हम फिर बहुत, यानी अभी हो रही होती मेरी शादी, फिर अभी कोई 2 साल पहले हम आ जाते। अरे यार शादी या मेरे पास ये था कि टाइमली सारी चीजें हों और थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस करें और सारा कुछ करें। तो मैं, क्योंकि बचपन से ही ना ट्रेंड सेटिंग का बहुत शौक था, मैंने कहा क्या भाई कॉम्प्रोमाइज करना है और क्या करना है और बताएं आप। अब मेरी ये थी कि मेरी क्लिनिकल रेजिडेंसी थी, तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था मुझे। या तो मैं वो करूं, मैं वहां बाउंड हूं। फिर हमारी शादी जा रही है 2020 में, और अब मैं सोचूं 2020 में फिर कोविड भी आ गया था और वो सारे ट्रैवलिंग के इश्यूज, खैर। तो मैंने यही चूज किया। अच्छा, अब आतिफ ने अपना थीसिस ड्रॉप किया, फ्रीज किया सारा कुछ कि अब हमने वापस जाना है। तो अब इस तरह से अब आतिफ भी बेचारे बहुत वो हो रहे हैं कि यार तुम देख लो, पहले ये बात हुई थी, ये हुई थी। मैं कहा नहीं हो जाएगा। अच्छा, मैंने उस टाइम पे कहा, मैं कहा
कोई बात नहीं, मैं ये भी हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी। उकाड़ा इज अ वेरी स्मॉल सिटी, आप कराची में रहते हैं, इवन कराची टू लाहौर इतना बड़ा कल्चरल शॉक है, तो जब आप उकाड़ा जाते हैं तो इवन अगर एवरीबडी इज अकोमोडेटिंग और सारा कुछ, स्टिल मैं उस टाइम पे ना बड़े उसमें थी, ये बबल ना मेरा नहीं हो जाएगा, मैं और आतिफ साथ हैं, हम कर लेंगे। मैं वहां पे गई हूँ, मैंने लिटरली मैं कहा मेरा ना डोनट खाने का दिल चाहते हैं, यहाँ पर डोनट नहीं मिलता। मैं कहा, फिर मैं कह रही हूँ, मैं कहा आतिफ कोई बात नहीं, मैं मुझे जिम जाना है, इधर एक जिम मुझे मिल गया, तो मैं ना उबर चल जाऊंगा। तो यहाँ उबर नहीं चलती, उकाड़ा में जिम। मैं कहा फूड पांडा कर लेता, फूड पांडा रहता, व्हाट लाइक व्हाट। अच्छा, मैंने अब जब मैं ये सोचती हूँ, तो अगर मैं उस टाइम पे अपने लिए सोचती कि मैं तो एडजस्ट कर ही नहीं सकती, विच इज ट्रू, इट्स 100% ट्रू कि आप नहीं एडजस्ट कर सकते, एंड यू डोंट हैव टू। अब मैं ये सोच रही होती हूँ कि मेरा उस टाइम पे था हम साथ मिलके हर चीज से लड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये टॉम क्रूज की मूवी नहीं है, शाहरुख खान की मूवी, ये टॉम क्रूज की मूवी नहीं है, कोई एक्शन मूवी नहीं है, आप कुछ नहीं करेंगे। सही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और लड़कियों को ना, मैं भी ये बात मैंने इस वजह से भी बोली कि अभी मुझे कोई बता रही थी कि उसकी लव मैरिज हो रही है, और हम सारे दोस्तों को ये लगता है, यानी सारे एक सर्कल में एक ये अंडरस्टैंडिंग है कि यार मे बी दैट गाय इज नॉट राइट फॉर हर। वो कह रही यार ना, वो मुझे वो चाह रहा है कि हम छुप के निकाह भी कर लें, और वो मेहर भी नहीं देगा, वो गोल्ड भी नहीं बना सकता। अब वो कॉम्प्रोमाइज वाली उसमें है ना, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंड देन वी वर टेलिंग हर नो, दिस इज इंपॉर्टेंट, अल्लाह ताला ने तुम्हें मेहर दिया है, सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। मतलब आपने रियलिस्टिकली सोचना है, इतने कॉम्प्रोमाइज में बहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में वो चीज आपके लिए ही डिफिकल्ट होगी कि भाई मुझसे तो ये हो ही नहीं हमें रहा। देखो कॉम्प्रोमाइज वो करना चाहिए जो हमें पता है कि हम पूरी जिंदगी कर सकते हैं, कि ये दिस इज डूएबल फॉर मी, दिस इज ओके, या ये मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं अगर मैं ये कर रही हूँ। लेकिन जिसे कहते हैं ना, वही जो हमने शुरू में बात की थी कि यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन के बीइंग अ डोरमैट एंड कॉम्प्रोमाइज, इसमें बहुत फर्क होना चाहिए कि आप कॉम्प्रोमाइज करने के चक्कर में डोरमैट ना बन जाए, इसके अंदर आपको फर्क करना बहुत जरूरी है। देखो बात वही है ना कि मोल्ड तो होना पड़ता है लड़की को, ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल भी मोल्ड नहीं होगी, लेकिन ये है कि एक टू सम एक्सटेंट, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मोल्ड हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि वो लकड़ी जो बिल्कुल सीधी सख्त खड़ी रहती है वो टूट जाती है, जो लचकदार लकड़ी होती है वही जो है वो ज्यादा सरवाइव कर जाती है, उनके वो डिफरेंट शेप्स ले सकती है। तो ये तो हमें अपनी बेटियों को वैसे भी समझाना चाहिए कि बेटा आपको थोड़ा सा मोल्ड होना होगा, और साथ में अपनी बैटल्स खुद लड़नी है आपको। हर चीज के लिए जो है ना आपको अपने हस्बैंड के ऊपर रिलाई नहीं करना है, हर बात के लिए आपको रोते हुए अपने मैके नहीं आके बैठ जाना है, या फोन के ऊपर शुरू नहीं हो जाना है कि हाँ इन्होंने ये कह दिया, हाँ उन्होंने वो कह दिया। बहुत सारी चीजों के आपको जवाब भी देने होंगे, वो आप दें। बहुत सारी बातों को आपको इग्नोर भी करना होगा, तो यार इग्नोर भी करो ना, चिल करो। मतलब जरूरी है कि हर बात को ही जो है वो दिल पे लेके बैठ जाओ। मेरा ये होता है कि हमें सबसे ज्यादा बच्चों को ना, एक तो अभी जैसे जो डेली इस वक्त जो वो ग्रो अप हो रहे हैं, ये जिंदगी इटसेल्फ शुड बी अ टीचिंग प्रोसेस, कि कहीं स्कूल में भी कोई बात है, कोई कॉलेज में बात हो गई, या कहीं ऑफिस में जाके आपको बात करनी है, तो गिव देम दैट इंडिपेंडेंस। यू जिसे कहते हैं ना, आप उन्हें पीछे फैसिलिटेट जरूर करें, उनके हैव देयर बैक्स, बट डोंट डू इट फॉर देम। जिसे कहते हैं ना, उनको इंडिपेंडेंस सिखानी पड़ेगी। और मेरा एक ये बहुत बड़ा बिलीव है, मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि अपने हक के लिए आप बोलें, आपके साथ गलत हो रहा है तो बिल्कुल आवाज उठाएं, लेकिन बदतमीजी ना करें, क्योंकि तमीज के दायरे में रहकर भी ना बहुत तरीके से चीजें, दूसरा इंसान चाहे कुछ भी कर रहा हो आपके आगे, चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, बदतमीजी कर रहा हो, गालियां दे रहा हो, लेकिन आप में और उनमें ये फर्क होना चाहिए कि आप जिसे कहते हैं ना कि यू से व्हाट यू हैव टू से, लेकिन उस वक्त अपने आप को काम रखना और अपनी नर्व्स को काबू रखना, ये बहुत मुश्किल और जरूरी काम है। आई थिंक ये बात सही है जो आप कह रही है ना, बी हैप्पी। और ऐसा नहीं है, हैप्पी होने के, खुश होने के भी बहुत सारी वो होते हैं। आई थिंक हमने थोड़ा ज्यादा ही जो है वो डराने वाले उस पर चले गए। मतलब अगर इस सब में मैं ये देखूं तो एक लर्निंग कर्व थी मेरी। यार शादी जो है ना, एक तो गैम्बल तो है, सही है, इट कम्स विद इट्स गुड एंड बैड। बिल्कुल। और गुड एंड बैड तो लाइफ में भी है ना, चाहे शादी है चाहे नहीं है, तो शादी के पहले भी तो ऐसा ही होता है ना कि गुड एंड बैड चल ही रहा है, अच्छा भी है बुरा भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव लर्न सो मच, और एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते मैंने बहुत कुछ लर्न किया है, और मेरे अंदर बहुत सारी स्किल्स आई हैं। मतलब ठीक है वो किसी नेगेटिव चीज की वजह से भी आ सकती है, लेकिन किसी पॉजिटिव चीज की वजह से भी आ सकती है। और एट द एंड ऑफ द डे आई फाउंड अ वेरी गुड पार्टनर, एंड आई फाउंड माई बेस्ट फ्रेंड इन माई पार्टनर। और हुआ ये कि ठीक है, एक मुश्किल टाइम आता है, अभी भी होता है, चैलेंजेस हैं, लाइफ है, चलता रहता है, बट यू गेट टू एक्सपीरियंस दिस रिलेशनशिप, यू गेट टू नो दिस पर्सन,
और ये एक क्लोज होता है ये रिलेशनशिप आपका कि चैलेंजेस के साथ साथ उसमें एक खूबसूरती भी है, उसमें एक रिलायंस भी है। अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो आप रिलाय कर रहे होते हो, आप ये देख रहे होते हो कि यार मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, अगला बंदा मुझ पे कितना रिलाय कर रहा है, मेरी एक अच्छी बात या अगर मेरा एक प्यार का इजहार या जेस्चर इस बंदे को कितना खुश कर देता है। मेरी एग्जिस्टेंस से अगर मेरे बच्चे हैं तो वो मतलब कितना मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ उनके लिए। तो आई थिंक ये पार्ट भी है शादी का। बिल्कुल ऐसे ही है। और ज़ैनब इस चीज को ही मैं कंटिन्यू करूंगी कि हम शादी एक कंपेनियनशिप है बेसिकली, कि आप दोनों जो है वो एक दूसरे के कंपेनियंस हैं, और जिंदगी में कुछ भी आप कर लें, आप जितना भी कुछ अचीव कर लें, एट द एंड ऑफ योर लाइफ आपको किसी ना किसी कंपेनियन की ज़रूरत पड़ती ही है, कि कोई तो हो जिससे हम अपने दिल की बात कह सकें, जिसके आगे हम अपने दुखड़े रो सकें। तो आई गेस कि मतलब आपके लाइफ पार्टनर से ज़्यादा अच्छा वो रोल कोई और नहीं प्ले कर सकता। तो मैं भी यही कहूँगी कि पॉजिटिविटी सबसे बड़ी यही है कि आपके साथ आपका एक पार्टनर मौजूद है जिसके साथ आप अपने दिल की भड़ास भी निकाल लेते हैं, आप गॉसिप भी कर लेते हैं, और साथ में आप लड़ झगड़ भी लेते हैं, और फिर दोस्ती वाला भी इन्वायरमेंट आ जाता है। हम अपने माँ बाप के घर में रहते हैं, एक बड़ा टाइम गुजारते हैं उनके साथ, आधी ज़िंदगी समझ लो माँ बाप के साथ गुजारते हैं, बहन भाइयों के साथ गुजारते हैं, बट इवेंचुअली आपके फिर बहन भाइयों की भी तो शादी होनी है ना, उन्होंने भी अपने अपने घरों का होना है। तो जब हम अपने घर की बात करते हैं तो फिर वो आपकी फैमिली ही रह जाती है। फिर आपके सास ससुर नंद देवर ये सब सेकेंडरी हो जाते हैं, आपकी अपनी फैमिली है, मेरा शौहर मेरे बच्चे, ये आपकी जो है वो एक फैमिली है, ये आपकी पूरी दुनिया, आपका पूरा यूनिवर्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुमने कहा कि मैंने भी वाकई में बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है इन सारी चीज़ों से, बहुत सारी नेगेटिविटी से भी बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, मैंने अपनी कुकिंग स्किल्स सारी की सारी शादी के बाद ही सीखी हैं, वरना अगर नहीं होती तो शायद मैं तो ये सीखने भी नहीं वाली थी। उसके अलावा होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट किया, और जो भी कुछ किया वो शादी के बाद ही किया। तो हाँ, उसके अलावा लोगों की बिहेवियर्स को किस तरीके से आपने गेज करना है, किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड करना है, हर चीज़ पे जो है ना एक इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं शो करना है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शादी के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली समझ में आना शुरू हो जाती हैं, और आप हर वक्त जो है ना वो बड़े इमोशनल और हर चीज़ को लेके बड़े हाइपर नहीं हो जाते। तुम लोगों की बात से मैं एग्री करूंगी, सेम टू सेम कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि शादी हैज टॉट मी अबाउट माई सेल्फ, जो शायद मुझे पहले नहीं पता था कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, या मेरी ये वाली साइड भी है। Shoaib has brought outside that side of me which I never knew before my शादी। तो जिसे कहते हैं ना, क्योंकि हस्बैंड से रिलेशनशिप आपकी एक बहुत जिसे कहते हैं ना, वो माँ बाप से अलग होती है, बहन भाइयों से ये एक अलग रिश्ता है ना, खट्टा मीठा सा, खट्टा मीठा। और फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता नहीं होता कि अच्छा मैं इसमें इससे भी डील कर सकती हूँ, अच्छा मैं ये भी आई एम केपेबल ऑफ दिस एज वेल, बी इट योर चिल्ड्रन, बी इट योर हस्बैंड। लेकिन ये रिलेशनशिप आपको एक तो ग्रूम बहुत करती है, जैसे बात करी कि ग्रो करने में, एंड देन ये रिलेशनशिप आपको अपने बारे में बहुत बताती है कि अच्छा आप ये कर सकते हैं। देन इट हेल्प्स यू टू रिफ्लेक्ट एज अ पर्सन, कि आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि यार मैं कैसी इंसान हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, क्या गलत हूँ, हस्बैंड से रिलेशन के अलावा एज अ इन अ सोसाइटी एज वेल हाउ आई बिहेव। क्योंकि अपने मियाँ के साथ आप वैसे होते हैं जैसे आप हैं, बिल्कुल, एटलीस्ट मैं तो ऐसी हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर अनफिल्टर्ड होते हैं ना हम मियाँ के साथ, एंड जिसे कहते हैं ना एक दूसरे का लिबास है आप। तो उसमें अगर आपका शौहर सही है तो वो लाइक मेरे हस्बैंड मुझे बहुत रिफ्लेक्ट करवाते हैं, बताते हैं कि तुम यूं हो, मैं उनको, वो मुझे। तो एज अ कपल यू ग्रो एंड देन यू रियलाइज योर पोटेंशियल्स, जो शायद आपको माँ बाप से या बहन भाइयों से या अपने फ्रेंड से नहीं पता लगता, किसी बुक से भी आपको नहीं मिलती है ना, ये वो चीजें जो आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ सीखते हैं। लेट्स सपोज आप पेरेंटिंग की बात करें तो वो दोनों मिलके सीख रहे हैं ना, कि एक साथ ही पेरेंट बने, मुझे लगता है कम अ लॉन्ग वे अनिला, मुझे लगता है मैं काफी चेंज हुई हूँ। ठीक है, वो एक क्वर्की चर्पी नेचर वो एक अलग है, बट एज एन इंसान मुझे लगता है मुझे बहुत अपनी कैपेबिलिटीज में इम्प्रूवमेंट नजर आई है चीजों में, जो पहले में नहीं थी। तो obviously that's because of the... मैं इसमें एक बताती हूँ बड़े मजे की बात, जो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लग रही थी। अब मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, ठीक है। अब मैं माशाल्लाह से 5 बहन भाई, अब आप मेरे छोटे होने के अंदाजे लगाएं। 5 बहन भाई, अम्मी अब्बू दादा दादी, अच्छा सही है। और छोटी मैं अब इतनी छोटी हूँ, और मैं अपने बहन भाइयों से भी, मेरा एज डिफरेंस यानी ज्यादा है, यानी जनरेशन गैप है मेरा अपने बहन भाइयों के साथ।
तो अब होता ही है, अब इस हायरार्की में मेरा तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना बेटा, तो तो मेरे साथ ये होता है ना, मतलब मुझे होता था कि भाई मुझसे भी पूछ ले, कोई क्या हो गया, सारे डिसीजंस भी हो रहे हैं आराम से, इसकी शादी उस वक्त तय हो जाएगी, उसकी शादी उस वक्त तय हो जाएगी, मैं मतलब एक रेलू कट्टा टाइप फील कर रही हूँ अपने आप को कि यार ये मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये कि मतलब जो घर में हो रहा है, जो एक बड़े डिसीजंस होते हैं, नॉट दैट दे आर डिसरिस्पेक्टिंग मी और इस तरह से, लेकिन माशाल्लाह से लोग मौजूद हैं और मुझे उन्होंने रखा हुआ है यार, तुम चिल करो ना, मतलब तुम चिल करो। तो मुझे ना ये बड़ा होता था, और बड़े बहन भाई ना लिबर्टी भी लेते हैं सबसे छोटे बहन भाई पे ना, तो वो होता है ना फुल इज्जत चाहिए, अलग डिबेट है। अब मेरे साथ क्या हुआ, व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मुझे ना एक सर्टेन कंट्रोल फील हुआ इस तरह के, यानी तुच्छी चीजों के ऊपर कि ये मेरा कमरा है, ये मेरी मर्जी से साफ होगा, ये कमरा मैं खुद लॉक करूंगी, मैं अपनी मर्जी से करूंगी सारा कुछ, मैं डिसाइड करूंगी कि कब किस वक्त कौन सी दावत होगी। मेरे लिए ना ये तो सेंस ऑफ कंट्रोल था। ऑब्वियसली उसमें वो भी होता है, इट्स न्यू, बट मैं इसको एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे सारी लाइफ ऐसा लगा कि यार मैं हमेशा बाजी ये बता दें, भाई ये बता दें, अब्बू ये बता दें, अब मैं होती मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, आई एम अ ग्रोन अप नाउ। यस, एंड यू रियलाइज योर पोटेंशियल कि हमें लगता है ना कि हम ये नहीं कर सकते, फिर पता चला मैं कर लिया, अम्मी के बगैर कर लिया मैंने, तो ये काम खुद ही कर लिया। अब अपना बड़ा फील होता है ना कि yes. यार ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। और फिर बात वही है कि भाई शादी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ शादी के साथ जो हम इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस बांध के बैठे हुए होते हैं ना, एक पीछे पूरा एक बैकलॉग रखा हुआ होता है कि भाई ये होगा ये होगा ये होगा, तो हमें एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम लड़कियों की या लड़कों की भी जो शादी होने जा रहे हैं उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आगे से अपोनेंट की भी तो होंगी ना, जो आपके साथ शादी कर रहा है या जो आपके ससुराल वाले हैं उनकी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मेंटली तौर पे मैच्योर होने की जरूरत है, उसके बाद ही हम डिसाइड करें कि हाँ भाई अब हम तैयार हैं, अब हमें जो है वो शादी करनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको एक बिल्कुल नई जगह पे जाना है, बिल्कुल नए लोगों के साथ आपने जो है वो एडजस्ट होना है, तो जब तक आप मेंटली तौर से मैच्योर नहीं होंगे आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे। एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सपेक्टेशंस, बट वही बात है ना, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ हैं, डेफिनेटली मुझे भी हैं अपने हस्बैंड से कुछ एक्सपेक्टेशंस, उनको भी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो बर्डनसम हो जाए किसी के लिए, या वो बर्डन फील होने लगे कि यार क्या मुसीबत पाल ली मैंने। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। जस्ट टेक इट इजी, चिल करो, एक अच्छा फेज है लाइफ का। ये चीजें ना एक ज्यादा सवार करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एंजॉय। जरूरी नहीं है कि ससुराल बुरा ही हो, घर वाले बुरे हैं, हस्बैंड, एक्सप्लोर करें, ऑब्जर्व करें और चिल करें। मुझे होता है भाई प्यार करें। मैं अपनी दोस्त की किसी शादी में भी जा रही होती हूँ, मैं देख रही होती हूँ मेरी अंगूठी, मेरा ये मेरा, मैं कहा यार चिल करो, छोड़ो, चिल, एंजॉय, बी प्रेजेंट इन दिस मोमेंट, चिल करो। हम लोग अजीब सी ना कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में स्टक हो जाते हैं। मतलब मुझे होता है आई विश आई कुड हैव डन दैट, कि यार आप एंजॉय करें, आप चिल करें। और जब आपका ये वाकई में ये वाला जब आपका माइंडसेट होता है ना कि यार हो रहा है ठीक है, बट मैं अभी फोकस किस पे कर रही हूँ, आई एम फोकसिंग ऑन गुड थिंग्स, मैं अपने लिए क्या बेहतर कर सकती हूँ, जस्ट डू दैट। एंड ज़ैनब, मैं एक चीज और जाते जाते एक चीज मैं ऐड ये करना चाहूंगी, एक मशवरा मुफ्त, वो ये है कि जब आपकी शादी हो जाए तो जरूर अपने आप को किसी ना कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएं। जॉब कर लें, जॉब नहीं कर सकते होम बिजनेस कर लें, कुछ समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, ताकि कभी अगर कोई ऐसी बातें होती है ना, डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, व्हेन यू आर स्टक और आपको सब जहर लग रहा होता है, तो देन यू गो टू दैट एक्टिविटी व्हिच मेक्स यू हैप्पी। सो अपने, जैसे कहते हैं ना, एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, तो जैसे मुझे होता है कि इट शुड बी योर go to place when you're not in your senses। हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करें। और सबसे बड़ी बात ये है, यमुना और ज़ैनब तुम दोनों भी एग्री करोगी कि शादी जो है ना वो कोई फेरी टेल नहीं है, और हमें थोड़ा सा जो है ना फिल्म्स से और ये जो हम नॉवेल्स पढ़ पढ़ के अपना दिमाग खराब करते हैं ना, इनसे निकल के बाहर आना चाहिए। रियलिटी चेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियलिटी की तरफ सोचें, रियल होके सोचें, और ये भी सोचें कि ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। तो अगर हम अच्छा करेंगे तो सामने वाला भी कोई पागल नहीं है कि वो हमारे साथ बुरा करना शुरू हो जाएगा। दोनों तरफ से अच्छाई होगी तो एक अच्छी और हैप्पी लाइफ गुजरेगी। मैं बताती हूँ एक और काम क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, बहुत जरूरी है। और हमें कमेंट्स में भी बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था, शादी का पहला साल आपका कैसे गुजरा, या अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेके जा रही हैं। और अगर आप कर रहे हैं शादी तो मॉमकास्ट की तरफ से मिलेगी आपको 50,000 की सलामी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मॉमकास्ट। अपने कमेंट्स हमें जरूर लिखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।